मेरी बीबी गूंगी है। मैंने उसे ठीक करने के लिए हर तरीका आजमा कर देख लिया था, इलेक्ट्रॉनिक शॉक थेरेपी, 7 सर्कल हीलिंग, यहाँ तक कि मैं उसे स्टैंड अप कॉमेडी शो दिखाने के लिए भी लेके गया था ताकि वो किसी तरीके से ठीक हो सके, ताकि वो दूसरों से कुछ सीख सके। इसके बावजूद वो इतनी जिद्दी थी कि उसने बात करने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब मैं पूरी तरीके से निराश हो चुका था तब मैंने एक अजीब चीज महसूस की। तब उसने अपने वैक्स बॉयफ्रेंड के सामने अपना प्यार का इजहार किया, वो भी अपना मुंह खोल करके। जब मुझे पता चला कि वो गूंगी नहीं है बल्कि बोल ही नहीं रही है। मैं लियो रुआन, मैं जिससे प्यार करती हूँ, उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। देर रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने रेडियो ऑन किया तो उसमें एक म्यूजिक सिस्टम था और म्यूटिज्म से पीड़ित मेरी पत्नी लियो रुआन की पानी जैसी कोमल आवाज सुनाई दी। मेरी और लियो रुआन की शादी के 3 साल हो चुके थे। शुरुआत के 2 साल तो हम लोग बड़ी मुश्किल से बात करते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि शायद वो बहुत शर्मा रही होगी, इसलिए ज्यादा बात नहीं किया करते थे। लेकिन पिछले 3 महीने से भले ही हम आमने सामने बैठे हों, उसकी तरफ से एक शब्द भी नहीं निकलता है। उसने आगे कहना जारी रखा, मुझे और तुम्हें मिले हुए 3 साल हो चुके हैं। मैं कल की मुलाकात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तुम्हारे शरीर की वो महक बहुत याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आचैन। ये सुनने के बाद से मैं एकदम सरप्राइज रहा। रेडियो से आ रही बातें साफ तौर पर मेरे लिए नहीं थी। लियो रुआन की आवाज में कभी भी इतना उतार चढ़ाव नहीं था, ना ही कभी इतना प्यार था। जल्द ही वो प्रपोजल खत्म हो गया। इसके बाद उसकी बधाई देने की आवाज आई, जिसे सुनने के बाद से मैं भी सरप्राइज रह गया था। मैं बेड पर सहारा लेकर बैठ रहा था और काफी देर तक इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था कि मेरी बीवी किसी और से प्यार करती है। मेरी लियो रुआन से परिचय एक फैमिली अरेंज मैरिज से हुआ था। जहां तक मैं जानता हूं उसकी अरेंज मैरिज से पहले भी एक अफेयर था। ये बात मुझे मालूम नहीं थी उतनी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इसी किसी और से भी चक्कर है। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था जब हम मिले हुए थे। लेकिन लियो रुआन हमेशा बर्फ की तरह ठंडी और बेरुखी बनी रही, क्योंकि उससे मुझे कभी प्यार था ही नहीं। सिर्फ पहली मुलाकात के वक्त ही उसकी माँ ने मुझे आपस में बैठ करके बात बताई हुई थी कि बेटा एक बात थोड़ा सा समझो, उसे म्यूटिज्म की बीमारी है, वो किसी भी तरीके से कुछ बोलती ही नहीं है। मैंने उसकी माँ की बात बहुत आसानी से मान ली थी। मुझे लगा शायद ये सच है। मैं उसकी माँ को एक फोन लगाया तुरंत। उन्होंने पूछा, बेटा इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक सोए नहीं? मेरा गला पूरी तरीके से सूख रहा था और एक लंबा सा सन्नाटा छा गया, जिसके बाद से लियो रुआन की मां ने थोड़ा सा घबराते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? लियो रुआन, तुम्हें नाराज तो नहीं किया है? क्या तुम्हें पता चल गया कि ये चेंग वापस आ गया है? मैं हैरान रह गया। तो असल में सिर्फ मैं ही था जिसे ये बात पता नहीं थी कि यहाँ पर उसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो प्यार करती है और वो मिलना चाहती है। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं। 3 साल पहले मैंने तुम सच नहीं बताया था। लियो रुआन की चुप रहने वाली जो बीमारी है उसके एक्स बॉयफ्रेंड ये चेंग के जाने के बाद आई हुई थी, और जब वो चला गया था तो सदमे में चली गई थी। कोई और रास्ता ना होने की वजह से मैंने जबरदस्ती उसकी शादी तुमसे करा दिया था, और ये रास्ता तुमसे छुपा कर रखा, और कोई रास्ता था नहीं मेरे पास, इसीलिए मैंने ये शादी कराने के लिए तुमसे जबरन उसकी शादी करा दी थी। ये सुनने के बाद से मैं एकदम सरप्राइज रह गया। माना कि जियान प्रोविंस की लियो परिवार की इकलौती बड़ी बेटी वाकई में गूंगी है, लेकिन अंकल आपको चिंता करने की कुछ जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो मैं उसका ध्यान रखूंगा। मुझे याद भी नहीं कि मैंने फोन कैसे काटा, और ये भी याद नहीं कि मैंने यह अकेली रात कैसे लंबी गुजारी हुई थी। उस समय मैंने इस बारे में बहुत सारी जानकारी खोजी हुई थी। बीमारी के कारणों में से एक कारण ये देखने को मिला कि बाहरी दुनिया से उसे बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने लियो रुआन के परिवार को फोन लगाया, घुमा कर फिराकर कई सारी बातें पूछी, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला। बाद में मैंने कई तरह के तरीके भी अपनाए, जैसे काउंसलिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉक थेरेपी, फूड थेरेपी, यहाँ तक कि सर्कल हीलिंग तक का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने लियो रुआन को स्टैंड अप कॉमेडी दिखाने के लिए भी लेके गया। जब मैं वहां खुद हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था तब भी वहां वो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एकदम सन्नाटा था, जब तक कि शादी के प्रस्ताव के समय उसने जैसे कोई शब्द बहुत बड़ा और बहुत ही खास फैसला लिया हो, और बस एक शब्द कहा अपना सिर हिलाते हुए कि हाँ। ये सुनने के बाद से जैसे मेरे दिल में बहुत बड़ी खुशी छल गई हो। उसका ये खूबसूरत आवाज सुन करके मैं सरप्राइज था। उस समय मुझे पता चला कि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है। उस समय मैं जितना खुश था आज उतना ही दुखी हूँ। हाँ, मैं लियो रुआन के इस मूक रोग को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसकी दवा हूँ ही नहीं। जब मैं उससे प्यार ही नहीं कर सकता हूँ और ना ही वो मुझसे प्यार करती है, तो फिर अब क्या फायदा। मेरे दिल के अंदर से कड़वाहट पैदा होने लगी, यहाँ तक कि मैं धीरे धीरे डरने भी लग गया कि उसकी दवा वापस आ गई है तो मेरा क्या होगा। मेरे ढीले हाथ धीरे धीरे भीज गए। एक जिद्दी सा मूड मेरे दिमाग पर हावी हो गया। अगर लियो रुआन मुझसे प्यार नहीं करती तो शादी क्यों की थी? तो मेरे लिए भी ऐसे शादी में डूबने रहने का कोई मतलब नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ आप जिंदा रह सकूं। वो मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेती है, और शायद वो मुझसे तलाक ले ही लेगी, तो मेरा क्या होगा? अगर ऐसा है तो मैं तलाक ले लेता हूँ और लियो रुआन और उसकी दवा को पूरी तरीके से एक होने देता हूँ। फैसला करने के बाद मैंने खुद को अच्छे से संभाला। मैंने 3 साल पहले लियो रुआन के लिए अपनी विदेश जाकर पढ़ाई को आगे बढ़ाने का मौका छोड़ दिया था। शायद अब भी देर नहीं हुई है। 1 घंटे बाद मैं बाहर निकला। मैंने सोचा कि पहले पास जाकर के मॉल जाकर के अपने लिए कुछ कपड़े ले लेता हूँ, और मैं वहां जाकर के नए कपड़े देखने लग गया। सर आप ये सूट ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा है, इसका आखिरी पीस बचा है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? मैंने हाँ में से हिलाकर कहा कि हाँ मैं इसे खरीदना चाहूंगा, और अपने बैग से कार्ड निकाल करके सेल्समैन की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन तभी उसने उस कपड़े को देने से मुझे मना कर दिया और कहा कि आई एम सो सॉरी सर, किसी दूसरे ने इस कपड़े को पहले ही ज्यादा पैसे देकर के खरीदने का ऑफर रखा हुआ है।
सर, क्या आप इसकी जगह पर कोई और कपड़ा ले सकते हैं? प्लीज़ आप कोई और देख लीजिए। मैंने सर्विस स्टाफ की नज़र के साथ देखा और मुझे लग रहा था जैसे वो कुछ डरा हुआ हो। वो एक गहरे नीले रंग के सूट में खड़ा एक आदमी था। थोड़ा सा दूर जाकर देखा तो मुझे समझ में आया कि वो कोई और नहीं बल्कि शायद वही आदमी था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। वो अपने पास खड़ी लाल हाई हील्स वाली लड़की के साथ मजे से बात कर रहा था। मैं खड़ा हुआ और 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी मेरी नज़र उस लड़की से मिल गई। वो कोई और नहीं थी बल्कि मेरी वाइफ लियो रुआन थी। तो ये आदमी इथेन चेंग है, लियो रुआन का वो पुराना बॉयफ्रेंड। लियो रुआन का अचानक से गंभीर हो गया मुझे देखते ही। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने ये बताना नहीं चाहती थी कि मैं उसका पति हूँ। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे देखने लगी। फिर उसने अपना हाथ सीधे अपनी उंगलियों से अपने फोन को थपथपाया। मैं इस हरकत को बहुत अच्छे जानता हूँ। इसका मतलब था कि फोन पर बात करो। उसने लिखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई मतलब है? एक के बाद एक 3 मैसेज आए जिसने मुझे पूरी तरीके से निराश कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मेरी वाइफ है और वो इस तरीके से बात कर रही है। पास खड़े आचंग ने लियो रुआन को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, रुआन ये कौन है? क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त है? फिर उससे कहो ना कि वो मुझे थोड़ा ये कपड़ा वापस कर दे। उसने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कह सकती हो कि वो ये कपड़ा मुझे दे दे? तुम्हें तो पता है ना कि मुझे अभी अभी देश वापस आया हूँ और मुझे कुछ फॉर्मल कपड़ों की जरूरत है। लियो रुआन ने धीरे से एक प्यारी सी मुस्कान दी और अपने फोन को थपथपाया। उसने मुझसे बिना कुछ पूछे ही अपना कार्ड निकालकर सर्विस स्टाफ को दे दिया और पेमेंट करने के लिए इशारा किया। उसने कहा, ये मेरा दोस्त है। अब ये सुनने के बाद से मैं एकदम सदमे में चला गया कि वो अपने पति को अपना दोस्त बोल रही है। ये बात एक बर्फ के टुकड़े जैसी थी जिसने मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे मैं खड़ा का खड़ा ही रह गया और मैं वहां पर खड़ा तक नहीं रह पा रहा था। तो क्या इतने 3 साल तक मैंने अपने बर्बाद किए उसके लिए इतना सब कुछ किया सिर्फ उसके मुंह से ये सुनने के लिए कि मैं उसका दोस्त हूँ? मॉल की लाइटें अचानक से कुछ अजीब सी आवाज करने लगी। मैंने अनजाने में ऊपर देखा तो सिर के ऊपर एक लाइट अचानक से ढीली हो गई और एक जोरदार धमाके की आवाज आई। मेरी पीठ में एक अजीब सा तेज दर्द हुआ। बस एक पल में मुझे लगा जैसे मेरे नीचे कुछ अजीब सा बह रहा है। मैंने कांपते हाथों से छूकर देखा तो मेरा पूरा हाथ खून से सना हुआ था। पूरी दुकान में अचानक से हड़कंप मच गया। चीखने, चिल्लाने और फोन करने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उठाकर देखा तो मुझे कुछ अजीब दिखा। मुझे सिर्फ दिखा लियो रुआन दिखाई दी, जो आज चेंग के पास घुटने बल बैठी थी। उसने उसके हाथ को कसकर अपने सीने से लगा रखा था और घबराकर चारों तरफ देख रही थी। वो चिल्लाई, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने लियो रुआन को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था और ना ही कभी इतना किसी की परवाह करते हुए देखा था। तभी मेडिकल स्टाफ ने कहा, मिस आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या हम पहले इन जेंटलमैन को ले जा सकते हैं एम्बुलेंस में प्लीज, क्योंकि अगली गाड़ी बस आने ही वाली है। इन जेंटलमैन की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल है। मेडिकल स्टाफ ने आधी बेहोशी की हालत में मुझे सावधानी से स्ट्रेचर पर लटाया, लेकिन गुस्से में भरी लियो रुआन ने उन्हें साफ मना कर दिया और बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। अपना सिर हिलाते हुए कहा कि पहले सबसे पहले इसे बचाओ। वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति से ज्यादा मानती थी और वो उसे बचाना चाहती थी। तभी मुझे एक तेज धक्का महसूस हुआ और मैं स्ट्रेचर से सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उस दर्द ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं बस अपनी खुली आंखों से देखता रह गया कि किस तरीके से लियो रुआन ने आचेंग को सावधानी से स्ट्रेचर पर लेटा दिया और मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। इतनी ज्यादा नफरत थी उसे। मेडिकल स्टाफ ने कहा, मिस उनकी कलाई में सिर्फ एक हल्की सी मोच आई है और ये कोई गंभीर बात नहीं है। आप इस तरह बिना वजह मेडिकल रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। आप इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लियो रुआन ने जवाब दिया कि आचेंग का हाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह एक डॉक्टर है। मैं हैरान रह गया। पिछले 2 साल में लियो रुआन का बोला गया वो सबसे लंबा सेंटेंस था, लेकिन अफसोस में इसमें एक भी शब्द मेरे लिए नहीं था। लियो रुआन ने अपनी बात खत्म की और तुरंत सबको हटाते हुए उस एम्बुलेंस की तरफ ले गई। मैं पास ही के रैंक में सिर्फ बैस के सहारे बैठा हुआ था और मैं वहां पर चाह करके भी कुछ नहीं कर रहा था, बस एक लंबी लंबी सांसें ले रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर एक सांस के साथ मेरी पीठ का जख्म खिंच रहा है, जिसे दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो जख्म ज्यादा दर्द दे रहा है या मेरा दिल का दर्द ज्यादा दर्द दे रहा है। क्या मैं उसी वजह से डॉक्टर बनने के लिए नहीं गया हुआ था? सिर्फ और सिर्फ लियो रुआन की वजह से ही मैं डॉक्टर बनने के लिए अपनी पढ़ाई को पूरी करा था। कैसे उल्टा वही सामने वाले के लिए एक और ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने पति से ज़्यादा ज़रूरी है, तो खुद की आखिर क्या अहमियत है। मैंने अचानक फिर से रोबोटिक तरीके से अपने हाथ को उठाने की कोशिश की और अपने होठों को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा ही हिला पाया। मैं तो बस एक दोस्त हूँ। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। हॉस्पिटल में होश आने के बाद मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था लियो रुआन को एक मैसेज भेजना, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। मैसेज भेजते ही लियो रुआन अचानक दरवाजे पर खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में 2 गिफ्ट बॉक्स थे। वो वही ब्रांड था जो आज देखा गया था। उसने गिफ्ट बॉक्स को पास अलमारी में रख दिया और सीधे मेरे बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। लियो रुआन ने अपना फोन निकाला। शायद उसने मेरा देखा हुआ मैसेज और मेरा भेजा हुआ मैसेज अब तक पढ़ा नहीं था, ये शायद देख लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। वार्ड में एकदम घुटने वाली खामोशी थी, लेकिन मेरा फोन लगातार डिंग डिंग कर रहा था। वो बार बार रिंग कर रहा था। ये लियो रुआन का भेजा हुआ मैसेज था। वो मुझसे कभी सीधे बात नहीं करती, बस हर बार मैसेज भेज देती
दी थी जिसमें लिखा था, तुम्हें यह ब्रांड पसंद है, मैंने तुम्हारे लिए 2 शर्ट चुनी है जो तुम पर अच्छी लगेगी, तुम्हारे डिस्चार्ज होने का इंतजार है, मैं इस ब्रांड को घर पर बुला लूंगी और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी, तुम चाहो तो पूरा का पूरा स्टोरी खरीद सकते हो। आचेंग एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के लिए हाथ बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं इतनी परेशान हो गई थी। तुम नाराज़ मत हो। मैंने अपना सिर झुका लिया और अपने सामने रखे फ़ोन को देखने लगा। एक के बाद एक मैसेज आ रहे थे। उस पल आंसुओं ने फिर से आंखों को धुंधला कर दिया। मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और मैं पूछ बैठा, तुम उससे बात कर सकती हो, तुम मुझसे क्यों नहीं? हम आमने सामने होकर के भी मैसेज भेजने बात क्यों कर रहे हैं? मैसेज भेजने की तुम्हें ज़रूरत क्यों है? क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो? क्या ये सब कुछ साइलेंट वायरस के कारण है या फिर तुम्हें मुझसे तकलीफ है? मैं तुम्हारा पति हूँ भी या नहीं? मैंने अपना सिर उठाया। मैं बहुत समय से रोया नहीं था, लेकिन चेहरा पहले ही आंसुओं से भीग चुका था और आवाज़ कांप रही थी। लियो रॉन का चेहरा अभी पानी की तरह शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ना जाने कितनी देर तक खामोशी रही। उसने फिर से अपना सिर झुकाया और टाइप किया, सॉरी, मुझे सिलेक्टिव म्यूटिज्म है और मुझे इस बीमारी की वजह से बोलने में तकलीफ होती है। इसके तुरंत बाद उसने अपनी जेब से एक डॉक्यूमेंट निकाला और मुझे दे दिया, जिससे मुझे साइन करने का इशारा किया। मैंने देखा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये उस घर के ओनरशिप का ट्रांसफ़र के पेपर थे जहां हम अभी रह रहे थे। उसने लिखा है, ये कॉम्पनसेशन है। तभी अचानक से एक घंटी बजी और लियो रुआन का चेहरा एकदम सरप्राइज रह गया। लियो रुआन का चेहरा अचानक इतना गंभीर हो गया कि मैं भी सोच कर हैरान था। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव की। उसके फ़ोन का साउंड इंसुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैं सुन नहीं पाया दूसरी तरफ कौन बोल रहा है। लेकिन अगले ही पल लियो रुआन का चेहरा एकदम सरप्राइज हो गया। लियो रुआन ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी आती हूँ। यहाँ आचेंग का फ़ोन था। ये किसी और का नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन था। ये सुनकर मुझे और धक्का लगा। मेरे दिल में पहले से ही कोई जवाब नहीं था और अब इससे पहले कुछ होता मेरे दिल में इसका एक और जवाब आ गया। अब मुझे कोई झिझक नहीं थी। मैंने फ़ोन निकाला और ऑनलाइन कोर्ट का एक ऐसा ऐप सर्च किया जिससे हम डिवोर्स ले सके। एक एक करके मैंने उसके लिए कई सारी याचिका दायर की, दोनों पक्ष की जानकारी और मैंने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। सर्टिफिकेट ट्रांसफॉर्मेशन में और उसके डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए और ये ऑप्शन भी चुन लिया कि मुझे कोई समझौता नहीं करना है, चुपचाप उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देना है। जैसे ही मैंने सबमिट बटन दबाया, ऐसा लगा कि मेरे दिल का एक भारी बोझ उतर गया और अंततः ये सब कुछ खत्म हो गया। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 30 दिन दोपहर के 3 बजे प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेंटर हॉस्पिटल में एक हफ्ता बिताने के बाद मुझे लियो रुआन का मैसेज मिला। लगभग एक हफ्ते से उसने कोई मैसेज नहीं किया था, ना कोई कॉल किया था और ना ही कभी यहाँ आई थी। मैं धीरे धीरे अकेले रहने का आदी हो रहा था। मैं दोपहर के 3:30 बजे वहाँ पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात थी कि लियो रुआन पहले ही हॉल में मेरा इंतजार कर रही थी। उसे वैसे तो कभी लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक जरा भी नाराजगी नहीं थी। मेरे पहुंचते ही वीआईपी काउंटर का स्टाफ हमारे स्वागत के लिए आगे आया। लियो रुआन ने मेरे लिए व्हाइट रोजेस का एक बुके भी तैयार रखा था। उसके पास एक छोटा सा मखमली बॉक्स था जो शायद कि कोई लेटेस्ट घड़ी का मॉडल का था या शायद वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हुई थी। स्टाफ आगे बढ़ना और बढ़कर के हमारे लिए कुर्सी खींचने वाला था, लेकिन लियो रुआन ने तुरंत उसे रोकते हुए इशारा किया और कहा कि मैं ये काम खुद करूंगी। ये देखकर मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि आखिर वो मेरे लिए सब कुछ क्यों कर रही है, शायद प्रॉपर्टी की वजह से। मैं थोड़ा सोचते हुए कहा, सच कहूँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद लियो रुआन का रिएक्शन और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मेरा हाथ दबाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरी ताकत लगा करके मुझसे कुछ बोलना चाहती है। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, कोई बात नहीं, और मैं एकदम सरप्राइज रह गया। ऐसी कोमलता और ऐसी बातचीत बहुत कम देखने को मिलती थी हम दोनों के बीच में। इस तरीके की फॉर्मेलिटी बहुत जल्दी पूरी हो गई। उसने लिखा, तुम पहले घर जाओ, मुझे अभी काम करना है। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना उठने लगी जो अब तक टॉप पर पहुंच चुकी थी। मैं बाहर निकला और टैक्सी बुलाई थी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी फाइल तो अंदर ही बैग में भूल ही गया हूँ। मुझे वापस जाना होगा और जाकर उसे लेना होगा। तभी मैंने अंदर गया और आकर देखा कि लियो रुआन अभी भी हॉल में खड़ी है और उसके हाथों में पहले से भी बड़ा अभी तक गुलदस्ता रखा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसका रंग बिल्कुल गहरा लाल था। वो यी चेंग के लिए था और मुख्य दरवाजे से अंदर आ रहा था। ये देखकर मैं एकदम हैरान रह गया। वो तुरंत उससे मिलने आगे बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। यी चेंग ने बड़े प्यार से उसके गाल पर किस किया। ये तो जैसे ऐसा था जैसे मेरे दिल पर कोई खंजर चला गया हो। गाइड ने कहा, लियो प्रेसिडेंट ने नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्लीज़ आप इस तरफ आइए। अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हैं तो आप यहाँ पर एक विला खरीदना चाहती हैं या फिर एक घर खरीदना चाहती हैं। आपके यहाँ पर जो अपार्टमेंट था उसका ट्रांसफर अभी तक पूरी तरीके से हो चुका है और ट्रांसफर करने के बाद से अब आप नई प्रॉपर्टी खरीदने के नियम के दायरे में आती हैं, इसलिए अब आप एक नया घर खरीद सकती हैं। मिस्टर ये अपने कदमों को जरा ध्यान से रखिएगा, उसने बड़े प्यार से उसे कहा और यहाँ पर एक के बाद एक किस देता गया। लियो रुआन ने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा, बस यी चेंग का दाहिना हाथ थाम लिया। दोनों के चेहरे पर खुशी थी और वे अंदर कमरे की तरफ चले गए। लियो रुआन जब भी बोलती यी चेंग के सामने बोलती और मुझ पर मैसेज करती। ये तो मेरे दिल में ऐसा लग रहा था मानो जैसे मुझे कोई जहर दे रहा हो।
कहने को तो ये जुलाई का महीना था, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी जैसे कभी मुझे इतनी ठंड न लगी हो। इतनी ठंड जैसे कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मेरा दिल भारी हो चुका था। ठंड के मारे मेरी पीठ और माथे से ठंडा पसीना छूट रहा था। असल में मैं ही वो था जिसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। मिस्टर ये नमस्ते, मैं आपका वकील हूँ। आपकी पत्नी मिस लियू ने कोई भी तरीके के कोई रिएक्ट नहीं किया है। आपने जो डिवोर्स के पेपर साइन किए थे उसके मुकदमे से जुड़ी हुई मांगों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फ़ोन किया था, फ़ोन लगा भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं। डिफ़ॉल्ट रूप से जब उन्होंने कुछ नहीं कहा है तो तलाक की याचिका पर सहमति मान लिया गया है और कोर्ट ने इसे मान लिया है कि उन्होंने डिवोर्स के लिए हाँ बोल दिया है। इसलिए अदालत ने उनकी याचिका पर कार्यवाही शुरू कर दी है। आवेदन जमा करने के 30 दिन बाद आप चाहें तो इसे वापस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर इसे वापस नहीं लिया तो आप दोबारा कभी भी किसी भी तरीके से अपने रिश्ते में टिक नहीं पाएंगे और आप अनमैरिड हो जाएंगे पूरी तरीके से। अदालत के कर्मचारी की आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। शायद उसके लिए शायद ये रोज़ का काम हो, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये एक दिन और एक पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अनगिनत मुकदमों में से शायद ये भी एक आसान मामला था उसके लिए। मैंने ये सुनने के बाद से गहरी सांस ली। भले ही मेरे हाथ काँप रहे थे, फिर भी मैंने जवाब दिया, ठीक है। मैंने टैक्सी ली और घर आ गया। चुपचाप इन सब चीज़ों को देखने लगा। फिर मैंने लियू रुआन का सामान समेटना शुरू कर दिया। मेरा इरादा घर छोड़ने का नहीं था, बल्कि लियू रुआन से जुड़ी हर एक चीज़ को यहाँ से हटा देने का था। क्या आप मिस लियू के पति हैं? तभी एक कुरियर आया हुआ था और उस कुरियर वाले ने मुझसे पूछा, आपका एक कार्ड आया है। दरवाजे पर दस्तक हुई। वह एक कुरियर वाला था। उसने आगे बढ़ करके एक लिफाफा दिया। मैंने सिर हिलाते हुए कहा कि अब मैं मिस लियू का पति नहीं हूँ। मैंने कार्ड ले लिया। चेहरे पर अब भी उदासी छाई हुई थी और मुझे अब भी लग रहा था जैसे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अचानक मैंने कुछ कहा जिससे कुरियर वाला हैरान रह गया और उसने एक अजीब सी मुस्कान दी। मैंने लिफाफा खोला। उसके अंदर हाथ से लिखा हुआ एक कार्ड था। लिखावट देखकर लग रहा था कि लियो रुआन ही है। जैसे ही मैंने खोला उसमें लियो रुआन की आवाज़ आने लगी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, लाल नेल पॉलिश लगे हाथ ने एक झटके से मेरा कार्ड छीन लिया। मैं लड़खड़ाता हुआ गिरते गिरते बचा। जब मैंने नजरें उठाई तो देखा कि लियो रुआन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। अगले ही पल मेरे फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, लियो रुआन मुड़ करके नीचे चली गई। यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं देखा कि मैं गिरते गिरते बचा हूँ और मेरी हालत बहुत बुरी है और मैं व्हील चेयर पर हूँ। लियो रुआन, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। मैं भी इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लियो रुआन के पीछे पीछे मैं सीढ़ी के नीचे दौड़ पड़ा। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारी चीज़ों को हाथ लगाऊंगा? हाँ, मैंने तुम्हारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। तुम मेरे इंतजार क्यों करती रहती हो और तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करती? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस आज चाहेंगे नाम आदमी के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा और क्या लेना देना है, लेकिन तुम मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। तुम इस तरीके से नहीं कर सकती है। तभी एक कान फाड़ू आवाज़ गूंजी जो अचानक मेरे ब्रेक लगाने के टार जैसी थी और उसने घसीटते हुए मुझसे टक्कर मार दी। मैं अपनी कमर पर एक तेज दर्द मुझे महसूस हुआ। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक कार ने मुझे जोर से टक्कर मार दी। मैं हवा में उछल गया और एक जोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिरा। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने देखा कि डरा हुआ चेहरा जिससे सन ग्लासेस पहने हुए थे मेरे सामने आया। उसने मगरमच्छ की खाल वाले चमकीले जूते पहने हुए थे जिससे उसने मेरे सीधे हाथ की हथेली को पूरी तरीके से कुचल दिया था। मेरे गले से एक दर्दनाक चीख निकली। मेरे गले से रुक रुक कर चीख निकल रही थी। इससे पहले मैं बेहोश होता मैंने देखा कि लियो रुआन घबराते हुए पीछे दौड़ी और चली आ रही थी। उसका यह रूप देख करके मैं थोड़ा हैरान था। उसके पहले वाले शांत रूप से वो गंभीर रूप बिल्कुल अलग था। उसने घबराते हुए याचंग का हाथ पकड़ा और ध्यान से देखने लगी। मैं यहाँ मर रहा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद ही उसने राहत की सांस ली जब उसे मालूम चला कि याचंग पूरी तरीके से ठीक है। जब तक मैं पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो गया उसने एक बार भी मुड़ करके मेरी तरफ नहीं देखा। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां मुझे स्टाफ ने बताया कि मिस्टर लियू हॉस्पिटल में आपकी जो VIP ट्रीटमेंट था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब आपको एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना होगा और अब जब उसे रद्द कर दिया गया है तो शायद आपको सिंगल रूम में शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन अभी हमें सॉरी बोलना होगा क्योंकि सिंगल रूम अभी कंफर्म नहीं हुआ और अभी आपका सिंगल रूम खाली भी नहीं है, इसलिए शायद आपको ऑपरेशन के लिए कॉरिडोर में ही इंतजार करना होगा। और आपके सीधे हाथ की हथेली में बहुत ज़्यादा सीरियस चोट आई हुई है तो इसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो शायद आगे चल करके आपको कोई भी बारीक काम करने में दिक्कत आएगी या फिर आप शायद कर ही ना पाएं। ये सुन करके मैं बेहोशी की हालत में भी कांप उठा। लियो रुआन कहाँ है? मेरा फ़ोन लाओ। मैं घबराते हुए उठा और खड़ा हुआ। लियो रुआन से बात करने के लिए फ़ोन ढूंढने लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। ये सुनने के बाद मैं हैरान रह गया कि मेरी वाइफ का फ़ोन पूरी तरीके से बंद है जबकि मैं यहाँ मर रहा हूँ। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन फेंक दिया जो जोर की आवाज़ के साथ गिरा। मेरे सीधे हाथ का दर्द लगातार मेरा बढ़ता जा रहा था और दिमाग पर मुझे तड़पा रहा था। जी मिस्टर, आप फिलहाल आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आपको यहाँ से उठना होगा। लियू मिस आ गई है, वह नए डॉक्टर येचेंग के साथ साइकोलॉजी कंसल्टिंग रूम में बातचीत कर रही है। अगर आप कहें तो मैं वहाँ जाकर बात कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि डॉक्टर साहब थोड़ा डरे हुए हैं, लेकिन लियू रुआन ने सख्त हिदायत दी हुई है कि कोई भी उन्हें परेशान ना करे। मैंने अपने बाएं हाथ से अपने फ़ोन की आंखें ढक ली और मुझे इतना रोना आ रहा था कि मानो मैं मर जाऊंगा।
खून और आंसू मिलकर के मेरी टी शर्ट को भिगो रहे थे। मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे बहुत बेतहाशा नफरत है, मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैं मर जाऊंगा। लियो रुआन कॉरिडोर में दर्द की दवाई के सहारे तड़पते हुए मैंने पूरी तरीके से रात काटी, और जब ये कहीं पर मेरा नंबर आया मुझे अपने शरीर में और मन में इतना दर्द महसूस हो रहा था, इतना दर्द था कि मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। डॉक्टर ने कहा कि हमें खेद है मिस्टर जी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, आपका हाथ अब ठीक नहीं हो सकता है। आपके हाथ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है और ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है। इस वजह से मांसपेशियां भी खराब हो चुकी हैं। शायद आगे चल करके आप कोई भी आसानी से कोई चीज़ नहीं उठा पाएंगे। और डॉक्टर ने थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शायद आगे चल करके आप कभी ऑपरेशन थिएटर में चाकू तक नहीं पकड़ पाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में मिस लियू से बात करूं? मेडिकल की दुनिया में लियू फैमिली का बहुत बड़ा नाम है। अगर बाहर ले जाकर के इसका इलाज कराया गया तो शायद कोई उम्मीद है इस चीज़ की। अगर वो विदेश में जाकर के इलाज करवाती है तो शायद कोई उम्मीद है कि शायद आप बच सकें। मैंने अपना सिर हिलाकर कह देता हूँ कि ठीक है। अपने पूरे हाथ पे लिपटी हुई पट्टी को देखता हूँ जो अब मोड़ने लायक भी नहीं बची थी। मैंने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक नया फ़ोन ला सकते हो? मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर जोर देकर धक्कर से खोला। लियो रुआन थी वो और कोई नहीं। मैं उसे देख करके हैरान था। उसका चेहरा पहले से ही उदास और परेशान लग रहा था, लेकिन जब उसने मेरे बंधे हुए हाथ और ड्रिप लगी हुई हालत को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और राहत की भावना आ गई। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कह पाई। फिर उसने पास रखी एक कागज़ और पेन उठाई और लिखना शुरू किया। उसने लिखा कि मुझे नहीं पता था कि कल रात तुम्हारे साथ इतनी गहरी चोट आई हुई है। तुम्हारे सीधे हाथ के लिए मैं विदेश से किसी अच्छे डॉक्टर से बात करूंगी। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा हाथ मैं खुद ठीक कर लूंगा। लियो रुआन ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और उसने जैसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, जैसे उसे मेरा ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं उसे तलाक के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इसका जब कोई फ़ायदा है ही नहीं तो क्या मतलब बोलने का। लियो रुआन ने अपने कपड़े की जेब से एक चेकबुक निकाली और उस पर कुछ लिखा। उसने टेबल पर रख दिया। उसने कहा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए है। उम्मीद है कि तुम आचेंग को गलत नहीं समझोगे। जैसे ही मैंने आचेंग का नाम देखा और पूरी तरीके से मेरा शरीर गुस्से से कांपने लगा कि ये लड़की यहाँ मैं मर रहा हूँ तब भी इसे अपने बॉयफ्रेंड की पड़ी है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। तुम जैसी लड़की मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता हूँ। लियो रुआन चाहे कोई भी हो, लेकिन ये चेंग मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं पुलिस में शिकायत करूंगा, हर हाल में शिकायत करूंगा। उसने मुझे मेरा एक्सीडेंट किया हुआ है, मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम इस तरीके से बात कर रही हो। मैंने टेबल पर उस चेक को उठाया, उसके 2 टुकड़े कर दिए और लियो रुआन के ऊपर फेंक दिया। मैंने कहा है कि घटिया लड़की, जा यहाँ से, मैं उसकी शिकायत हर हाल में करूंगा। लियो रुआन हैरान रह गई। शायद उसने मुझे पहले कभी इस तरीके से गुस्से में नहीं देखा था। फिर उसने लिखा, मैं तुम्हें आचेंग को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। ये बात मेरे दिल में एक ऐसे चुभते हुए कांटे की तरह बैठ गई जिसे चिल्ला करके भी मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं चिल्ला भी लेता तब भी मेरा ये दर्द कम नहीं होता। लियो रुआन वहां से चुपचाप चली गई, पीछे छोड़ गई मुझे और गुस्से और बेबसी से मैं कांप रहा था। अब मेरा दिन बस किस तरीके से कट रहा था। अब बस 10 दिन और बचे हैं, 10 दिन, उसके बाद हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मैं रोती हुई और बेकार हालत में अंदर आ गया। तभी पास बैठे एक स्टाफ ने मुझसे पूछा कि किस मैम ने आपके लिए फूल भेजे हैं। लियो रुआन लगातार 3 दिनों से फूल भेज रही है, मैंने नहीं देखा। बस बेरुखी मन से कह दिया कि मैं बैसाखी के सहारे, मुझे नहीं पता है, और वैसे भी मैं ये सब के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं बैसाखी के सहारे अपना सामान समेटने लगा और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की तैयारी करने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आया तो पता चला कि हॉस्पिटल का ये पूरा कॉरिडोर फूलों से भरा हुआ है, और ये ठीक वैसे ही फूल थे जो लियो रुआन ने पिछले कुछ दिनों में भेजे हुए थे, सफ़ेद गुलाब। मेरा दिल एक पल के लिए सहम गया। मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये क्या है। लियो रुआन को कैसे पता चला कि मैं आज डिस्चार्ज होने वाला हूँ, लेकिन अगले ही पल कॉरिडोर में दूसरे मरीजों की बात सुनकर के मेरा भ्रम पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। कोई कह रहा था कि लियो ग्रुप की प्रेसिडेंट लियो रुआन सच में बहुत प्यार करती है उससे। हाँ, डॉक्टर यी सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अजीब बात है कि उनके पति भी यहाँ पर हैं, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में सभी कमरों में फूल भिजवा दिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और डॉक्टर यी वाले फ्लोर को तो एक नए सिरे से सजवा दिया हुआ है। क्या बात है। हर दिन का खर्च लगभग हज़ारों में होता है, लेकिन अमीर लोगों के पास तो बहुत पैसा है। अमीर लोगों का प्यार सच में बहुत अलग होता है। सफ़ेद गुलाब, गॉडेस फ्लावर लवर, कितनी ज़्यादा अच्छी है ना, कितना ज़्यादा रोमांटिक है। धीरे बोलो, लियो के पति भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने खुद को संभाला, मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था। दीवार का सहारा लेकर के मैं खुद पर हंस पड़ा। तभी नीचे तालियों की आवाज़ आई। मैंने अनजाने में नीचे झुककर देखा, तब मुझे दिखाई दिया कि फर्स्ट फ्लोर का जो मेन हॉल है वह लाल गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। लियो रुआन और यी चेंग ठीक बीच में थे। लियो रुआन ने पूछा, आचेंग, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकते हो?
लियो रुआन इसके करीब आई। ये चेंग मुस्कुराया और उसने उसे गले लगा लिया। आसपास के सभी लोग तालियां बजा करके उन्हें बधाई दे रहे थे। लियो रुआन ने ये चेंग को किस किया। मैंने अनजाने में अपने होठों को छुआ कि कितने दिन हो गए जब उसने मुझे ना तो छुआ है और ना जाने कितनी ऐसी दिन और रातें हुई हैं, लगभग 1000, जब उसने कभी मुझसे ढंग से बात तक नहीं की है। ये कैसे हो सकता है? ये सच में कितना ज़्यादा बेकार है कि मैं इस दिन को गिन रहा हूँ। मेरे पास लियो रुआन को शायद ना सिर्फ जर्मोफोबिया है बल्कि बहुत ज़्यादा सफाई की बीमारी भी है। इस पल मुझे ये ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जैसे इस दुनिया का बहुत बड़ा नकली मंच है। मेरी एक्स वाइफ जिसे जर्मोफोबिया है वो पब्लिकली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्रपोज कर रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि काश मैंने प्यार ना किया होता तो ज़्यादा ठीक होता। प्यार ना करना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा तरीका है और प्यार करना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। मैं थोड़ा देर बाहर रुका। मैंने नया फ़ोन खरीदा, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, स्टेटमेंट दर्ज कराया और कंसल्टेंसी के लिए अगले आधे घंटे तक और आधे साल के लिए मास्टर डिग्री का अपना प्लान पक्का कर लिया। साथ ही 10 दिन बाद अमेरिका जाने की फ़्लाइट और टिकट भी खरीद लिया। मैं सोच रहा था कि एक तरफ मेरा इलाज चलेगा और दूसरी तरफ मैं पढ़ाई करूंगा, लेकिन लियो रुआन को मैं अब दिखा कर रहूँगा और पूरी तरीके से भूल जाऊंगा। घर पहुँचते पहुँचते शाम के 7 बज चुके थे। आधे साफ किए हुए घर को देख करके जिस पर धूल और मोटी परत जम चुकी थी, मुझे अभी हैरानी थी। मुझे समझ आ गया कि लियो रुआन दोबारा कभी वापस नहीं आई। मैंने थोड़ा सा कुछ खाया और उसके बाद से अपना सामान समेटना जारी रखा। तभी दरवाज़ा और कांच की आवाज़ सुनाई दी। तो वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी और वहाँ लियो रुआन आई हुई थी। लियो रुआन ने मुझे काम करते हुए देखा। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। उसे बस ऐसा लग रहा था कि आज मैं कुछ बदला हुआ हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बदलाव कहाँ है। वो रुकी नहीं बल्कि सीधा बेडरूम की तरफ चली गई। अंदर से सामान उलट पलट करने लगी, आवाज़ आने लगी। इसके बाद वह बाहर आई और मेरे सलीके से रखे हुए कपड़ों को उठा कर फेंकने लगी और बाकी चीज़ें भी इधर उधर बिखेरने लगी। मैंने पूछा, तुम क्या कर रही हो? मैंने बड़ी मुश्किल से उन कपड़ों को संभाला है। मैं आगे बढ़ा लेकिन उसने मुझे हाथ से धक्का दे दिया। मैं सीधा जाकर दूर गिरा, चिल्लाई और रिकॉर्डिंग पेन कहाँ ये पूछने लगी। मैंने कहा, रिकॉर्डिंग पेन? ये लियो रुआन की आवाज़ थी। कितने वक्त से लियो रुआन ने मुझे बात तक नहीं की थी। मैंने जवाब दिया, कौन सा रिकॉर्डिंग पेन? मैं नहीं जानता किसी रिकॉर्डिंग पेन के बारे में। मैंने नहीं लिया है। मैंने देखा कि मेरे दाहिने हाथ की पट्टी से फिर से खून रिसने लगा है और खून निकल रहा था। मैंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कोई पेन नहीं लिया हुआ है। लेकिन फिर से सामान ढूंढने की आवाज़ आने लगी। मैं सिर उठाकर देख रहा था। मेरे हाथ से खून बह रहा था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपना सामान ढूंढने में लगी हुई थी। शायद मैंने लियो रुआन को कभी इतना बेहाल नहीं देखा था। घबराहट की वजह से उसका पूरा पसीना माथे से भीग गया हुआ था, यहाँ तक कि उसके गले का स्कार्फ भी खिंचकर ढीला हो चुका था। उसकी स्कर्ट पर धूल के निशान थे। वह चिल्लाई, रिकॉर्डिंग पेन कहाँ है? लियो रुकी नहीं, बस इसी तरह गुस्से भरे चेहरे के साथ मुझे देखने लगी और चिल्लाने लगी। मैं निशब्द था। मैंने कहा कि मैंने नहीं देखा है। मैं क्यों लूँगा उसे? लियो रुआन बस ऐसे ही एक दूसरे को देखती रहे और हम यहाँ पर गुस्से में चुपचाप सब कुछ रहते रहे। लियो रुआन थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। उसका चेहरा अभी भी एकदम तमतमाया था। उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसकी मिट्टी भींच करके बंद होती हुई और खुलती हुई। कभी कोई वो कुछ बकवास करती लेकिन कभी मुझे ढंग से सुनाई नहीं पड़ता। अचानक उसने पास रखे एक नीले और सफ़ेद चीनी की मिट्टी के फूलदान को ज़मीन पर पटक दिया। फूलदान के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। मेरा वॉइस रिकॉर्ड कहाँ है? मैंने कहा हुआ था ना कि मेरा वॉइस रिकॉर्ड मत करना। मेरा वॉइस रिकॉर्ड कहाँ है? लियो रुआन कुछ कदम आगे बढ़ी और लगातार सवाल पूछती रही। उसके दाहिने हाथ से फूलदान के टुकड़े की वजह से खून टपक रहा था। मैंने लियो रुआन को कभी इस तरीके से नहीं देखा हुआ था। इस तरीके से आपे से बाहर होते हुए नहीं देखा मैंने उसे। मैंने चिढ़ करके उससे एक तरफ ढकेल दिया और बस वहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल एक लड़की की आवाज़ आई। मैं लियो रुआन, मैं यू चेंग से प्यार करती हूँ और मैं 18 साल की हूँ और मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ यू चेंग से। आज हमारे साथ होने की दूसरी सालगिरह है। ये कुछ और नहीं बल्कि लियो रुआन की रिकॉर्डिंग थी। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहे। चेंग, हम साथ में 3 साल हो गए हैं। इस साल मेरी भी यही दुआ है कि हम हमेशा साथ रहे। चेंग, तुम चले क्यों गए? चेंग, मैं शादी करने के लिए सोच रही हूँ। लियो रुआन अचानक पास रखे सामान को इधर उधर फेंकने लगी और उस वॉइस रिकॉर्डर को ढूंढने लगी। तभी वो वॉइस रिकॉर्डर कहाँ से अचानक से लुढ़क कर बाहर आ गया। उसकी लाल बत्ती टिमटिमाने लगी। उसमें रिकॉर्ड की गई सारी बातें बजने लगी। लियो रुआन की आवाज़ थी जो उससे बचपन से ही ये चेंग के लिए भेजी हुई थी और रिकॉर्ड करने के लिए शुरू कर दी थी। अलविदा ये चेंग, उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। अलविदा। ऐसा लग रहा था जैसे गिरने की वजह से वॉइस रिकॉर्डर थोड़ा खराब हो गया था। वो रुक ही नहीं रहा था। वो बार बार अलविदा शब्द कहे जा रहा था और दोहरा रहा था। लियो रुआन तुरंत उठी और घबरा कर बटन दबाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे कदम रुक गए। मैं धीरे से पलट गया और दरवाजे के पास रखे जूते की रैंक का सहारा लेते हुए धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, लियो रुआन, तुम मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुमने ये सब कुछ नाटक करके मेरी जिंदगी आखिर बर्बाद की ही क्यों? लियो रुआन ने अपने होंठ भीजे। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। तुम मेरी बात सुनो, मैंने जवाब दिया। यह मोबाइल फ़ोन का मैसेज था जो अचानक फ्लैश हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ख़ुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। मैंने अपने दिल में उठी दर्द को जबरन दबाया और कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ।
अपना सारा का सारा सामान भी ले जाओ और मेरे घर से निकल जाओ। लियो रुआन ने अपने होंठ कसकर बंद किए। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को और मजबूती से पकड़ लिया, जिसमें अभी भी वह रिकॉर्डिंग बार बार बज रही थी। वो मेरे पास से गुजरते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद के दिनों में मैं लियो रुआन से नहीं मिला, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार फिर से अस्पताल जाकर अपनी पट्टी बदलवानी पड़ी। अस्पताल के गलियारे में पहली मंजिल पर कुछ स्पेशलिस्ट के बीच में ये चेंग का पर्सनल परिचय चल रहा था और उसका अपडेट कराया गया था। मैंने उसे कुछ देर के लिए देखा, लेकिन उसके उस पर्सनल प्रकाशन में मुझे रिसर्च पेपर दिखाई दिए। वो रिसर्च पेपर को देख करके मैं हैरान रह गया। ये वही रिसर्च पेपर थे जो मैंने लिखे हुए थे। ये सारे के सारे रिसर्च मैंने की हुई थी, लेकिन आज उसके पास कैसे थे मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने नाम और समय को बार बार देखा। ये सभी उस समय के बहुत करीब थे जब मैंने उन्हें लिखा था। मिस्टर जी ने साफ साफ तौर पर मुझे नजर आ रहा था कि ये मेरा ही है। तभी वहाँ किसी की आवाज़ आई, मिस्टर जी, हेलो। एक आदमी की आवाज़ ने मुझे हकीकत में वापस ला दिया। मैंने मुड़कर देखा तो ये चेंग था। उसने कहा, थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या आपसे? मैंने उससे हाँ कहा। उसने अपनी बाहें उठाई और सिर हिला करके पास के रेस्ट एरिया की तरफ इशारा किया। मैंने उसके सामने खड़े होकर सारी बातें शुरू कर दी। मैंने अपने सामने खड़ी ये चेंग को देखा और सचमुच में सब कुछ परफेक्ट था। उसका सफ़ेद कोट बिल्कुल साफ सुथरा था, बिना किसी से लिपट के, और उसके बाल भी हेयर वैक्स से अच्छी तरीके से सेट किए गए थे। वो काफ़ी सुंदर और खूबसूरत लग रहा था। उसका एक एक बाल बहुत ही सलीके से संवारा हुआ लग रहा था। ये चेंग मुस्कुराते हुए बोला, और उस दिन से जब कोर्ट्स में से फ़ोन आया हुआ था तब उसने कहा कि मुझे याद है कि जब उस दिन कोर्ट से फ़ोन आया हुआ था तब रुआन ने उस दिन फ़ोन नहीं उठाया था, बल्कि मैंने उठाया हुआ था। अब क्योंकि मेरी आवाज़ उसकी ऐसी नहीं है, उसने कोई जवाब नहीं दिया या उसकी बात मालूम नहीं है, तो उस दिन मैं उस दिन चुप रहा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि चुप रहने का मतलब होता है कि आपने हाँ कह दिया है और मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर जी, शायद आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना? मैं कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैं ही तलाक चाहता था। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। उलझने ना रहे, यही मेरे लिए बेहतर है। ईथन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कहता हूँ या क्या जवाब देता हूँ। उसने तुरंत बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, उस दिन जो कार एक्सीडेंट हुआ था ना, वो सच में सिर्फ एक हादसा था। मैंने गलती से किया हुआ था। मैंने जानबूझ के आपके से कुछ नहीं किया। मैंने रुआन से माफ़ी मांग ली है और उसने मुझसे वादा किया हुआ है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप भी इस बात को लेकर ज़्यादा तूल नहीं देंगे और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मेरा हाथ तोड़ने के बाद वो आदमी इस तरीके से बात कर रहा था। मैंने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा और कहा कि सच तो ये है कि मैं भी अंदर से जानता हूँ कि कोई चीज़ वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं, जिन्हें मैं अकेले अपने दम पर नहीं सुधर सकता हूँ। लियो रुआन यहाँ पर ईचेंग का बचाव करेगी, ये बात तो मुझे पहले से ही अंदाजा था इस बात का कि वो उसे हर हाल में बचाएगी। उसने आगे कहा, तुमने देखा ही होगा है ना कि रिसर्च पेपर को मैंने नहीं बल्कि आपने बना हुआ है। ईचेंग की बात अपनी तरीके से जारी रखी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ी गंभीरता हो गई थी। उसने अचानक से कहा कि हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुमने सोच रहे हो। रिवान को पता था कि रिसर्च मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो पाई थी, और क्योंकि जब मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो पाई थी इसीलिए उसने खुद आगे बढ़ करके मुझे तुम्हारे रिसर्च पेपर दे दिए और मैंने उसे अपना नाम लिख दिया। इन 3 सालों में रुआन का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और उस पेपर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरी रिसर्च पूरी हो पाई। मैं विदेश में अपनी रिसर्च में बिजी था, इसलिए चाह करके भी हर वक्त उसके साथ नहीं रह पाया। मुझे बाद में पता चला कि मेरे अचानक विदेश चले जाने के बाद से उसे साइलेंट और सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बीमारी हो चुकी है। ईचेन थोड़ा परेशान सा दिखा। उसने अपना हाथ मोड़ा और उसके पास से एक अजीब सी चीज़ थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा कि लेकिन मेरे पास आते ही पता नहीं कैसे उसका अचानक से बीमारी ठीक हो गई। अजीब बात है ना। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और अनजाने में कहा कि नर्स को दिए हुए कफ में काफ़ी ज़्यादा शक्कर मिली हुई है, और मैं चम्मच से उसे हिलाने लग गया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे यहाँ ये जताने के लिए आए हो कि लियो रुआन तुमसे कितना प्यार करती है। मैंने चम्मच को साइड में रखा और कप उठा करके उस कड़वी ब्लैक कॉफ़ी को एक घूंट ले लिया। मैंने कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लियो रुआन का पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर, अब मुझसे इन सब का कोई भी लेना देना नहीं है और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। और एक बात और तुम सुन लो अच्छे से कि मैं उससे अब कोई मतलब नहीं है, उससे मेरा लेना देना नहीं है, इसलिए अब मुझसे दूर रहना। उसे मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। इतना कह करके मैं उठकर सीधा बिल काउंटर की तरफ जाने लगा। मिस्टर जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। ईचेंग को शायद ये मेरा रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वो मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ा और पीछे आया। मैंने पूरी तरीके से उसे पीछे धकेल दिया। तभी मेरी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो लियो रुआन थी। वो घुटने के बल बैठकर तुरंत ईचेंग को आकर के संभालने लगी। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? जिस पर ईचेंग ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी मैं तो बस थोड़ा सा फिसल गया था। मेरे कदम कुछ पल के लिए रुके, लेकिन मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए मैं जाने लग गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा। तभी लियो रुआन ने मुझे एक जोरदार से थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की गूंज इतनी ज्यादा थी कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सुनाई दे रही थी। वो चला गया। पास ही के मरीज और मेडिकल स्टाफ सब मुड़ करके मुझे देखने लगे। लियो रुआन भी थोड़ी हैरान लग रही थी। उसने अपनी हथेली को देखा, लेकिन फिर उसने अपने उसके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया और वो वापस से उस तरीके से कोल्ड हो गया। उसने कहा कि माफी मांगो।
जो तुमने किया है, उसे थप्पड़ मारा, उसके लिए माफी मांगो। मैंने अपने सूजे हुए और दर्द करते हुए दाहिने गाल को हाथ से दबाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलती की कि मुझे माफी मांगनी होगी। मैं हंसूं या फिर रोऊं, आखिर क्या करूं। लियोरान जब भी मुझसे बात करती थी उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं यी चेंग से जरूर होता था। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर यी चेंग से आखिर मैं कहां पर कम हूं, क्या गड़बड़ है। लेकिन खैर छोड़ो, अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अब मैं कुछ भी कह लूं रुआन मेरी बात सुनने वाली नहीं है। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तब भी वो एकदम से सामने आया और कहा कि रुआन ये क्या कर रही हो, तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो। मिस्टर जी पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं रुआन, मिस्टर जी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी उन्होंने कोई इतनी बड़ी चीज नहीं की हुई है। रुआन अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और वो मुझसे एक ही बात करी थी, माफी मांगो। लेकिन यी चंग ने बड़ी कॉन्फर्म उसे कहते हुए कहा, अपने कंधे पर हाथ रखते हुए, कि जाने दो उसे, वैसे भी इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। ले रुआन जो बर्फ की तरह एकदम सख्त थी फिर से पिघलने लगी। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि अगर मैं पूरी तरीके से उसकी परवाह करूं तो लियू रुआन कभी न कभी मुझसे बात जरूर कर लेगी और मुझे अपना मान लेगी। अगर मैं सारी किताबें पढ़ लूं और इलाज ढूंढ लूंगा तो लुआन हो सकता है कि एक दिन उसकी ना बोल पाने की जो तकलीफ है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। मैंने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन असलियत में लियू रुआन कभी मेरी थी ही नहीं। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट दोपहर 4 बजे की थी और दोपहर 2 बजे ही मुझे कोर्ट का फैसला मिल गया था। इसी पल मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका हूँ और अब मुझसे उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अब मेरा उससे डिवोर्स हो चुका है। दोपहर के 1 बजे कंपनी की नीचे वाली कॉफी शॉप में मिलते हैं। उसने मुझे मैसेज किया। लियू रुआन का मैसेज पढ़ते ही मैं थोड़ा सरप्राइज था। मैंने सोचा मुझे जाने चाहिए फिर नहीं, फिर मैंने जाने का फैसला किया। मैंने अपना सामान लेकर के कोर्ट का फैसला साथ में लेकर के समय से पहले कॉफी शॉप पहुंच गया। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगभग मैं इंतजार करता रहा, लेकिन लियू रुआन मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। मुझे उसने बुलाया था लेकिन वह खुद ही नहीं आई। मैंने लियू रुआन का कई सारे मैसेज किए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में बस 2 शब्द का एक मैसेज आया और रिप्लाई आया कि मैं बिजी हूँ, हेलो क्या आप ही हैं मिस्टर जी। वो कोई और नहीं थी बल्कि लियू रुआन की एक असिस्टेंट थी जो मेरे पास आई हुई थी लियू रुआन का मैसेज लेकर के, क्योंकि लियू रुआन खुद तो नहीं आई थी बल्कि उसने अपना एक असिस्टेंट भेजा हुआ था। उन्होंने मुझसे बोला हुआ था कि मैं आपको बता दूं कि उन्हें अचानक से ही एक बहुत जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो नहीं आ पाएंगी, उन्हें माफ कर दीजिएगा, आप आज नहीं मिल पाएंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैं एक बात सोच रहा था कि उसने मुझे खुद बुलाया हुआ था और वो यहाँ पर खुद नहीं आई। शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी, उसने मुझसे झूठ बोला। खैर क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी हरकत करना और चोट लगाना तो बहुत पुराना अंदाज है और मुझे इस बात का पहले से अंदाज़ा था। लियू रुआन ने मुझसे आपको बताने के लिए कहा है कि उन्होंने आपके लिए इंग्लैंड में हाथ की हड्डी और मांसपेशियों के लिए एक एक्सपर्ट को ढूंढ लिया है। आगे वो आपको वहाँ जाकर के इलाज कराना होगा और उसका वो अरेंजमेंट भी कर देंगी। और हाँ, उन्होंने आपके अकाउंट में फिर से 2 करोड़ डाल दिए हैं। इस बीच रहने वाले और रहने खाने और इलाज के लिए जो भी पैसे लगेंगे वो आपके पास मौजूद रहेंगे। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा और दूसरे हाथ से अपना सामान उठाया और खड़ा हो गया। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला कि मुझे जरूरत नहीं है। शब्द अभी निकले ही थे कि मैंने सामने देखा कि लियू रुआन और यी चेंग सड़क के उस पार ओपन ओपेरा कैफे में बैठे हुए हैं। दोनों हंस हंसकर बातें कर रहे हैं। यी चेंग ने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कान दी और लियू रुआन बड़े प्यार से उसके कंधे पर सिर टिकाना चाह रही थी। आज धूप बहुत अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि सुनहरे धूप में उन दोनों के शरीर पर सोने की परत चढ़ा दी है। लियू रुआन पिछले 3 सालों में कभी इतना खुश नहीं दिखी जितना आज दिख रही थी। मैंने तुरंत अपने इस तरह के बहकावे और बेचारों को रोका और कहा कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में उसे जवाब देना ही होगा। जी मास्टर, क्या आप सुन रहे हैं? फोन के उस पार का उसका जो असिस्टेंट था वो अभी भी बोल रहा था। मैंने बिना सोचे समझे फोन काट दिया और बिल चुका करके तुरंत बाहर आ गया। मैं सीधे लियू रुआन और यी चेंग के सामने गया और पूरे रास्ते में पकड़े हुए जो डिवोर्स के कागजात थे उन दोनों के टेबल पर पटक दिया। एक ही झटके में जूस और कॉफी का जो कप था वो पूरी तरीके से उछल करके यी चेंग के कपड़ों पर जा गिरा। लियू रुआन ने तुरंत मेरा दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। उसने उन कागजातों की तरफ देखा भी नहीं आंख उठा करके और कहा कि चले जाओ यहाँ से। कुछ सेकंड रुकने के बाद लियू रुआन को शायद समझ आ गया कि उसके और मेरे इस अड़ियल बर्ताव का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुरंत टेबल की दूसरी तरफ एक टिश्यू पेपर और उसके टी शर्ट और पैंट को बड़े ध्यान से देखा जो वो साफ करने लग गई थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं आ चेंग, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वहां से उठ करके चुपचाप खड़ा रहा और फिर टैक्सी पकड़ करके एयरपोर्ट के लिए निकल गया। तभी अनाउंसमेंट की आवाज गूंजी, कृपया ध्यान दें, अमेरिका जाने वाले यात्री T1 बोर्डिंग गेट पर बोर्डिंग करें। लियू रुआन का मैसेज आया, जी लियाओ, क्या कर रहे हो, कहाँ हो तुम? मुझे लगता है कि तुमने आचंक से माफी मांगनी चाहिए। तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत है। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने सीधे ब्लॉक करके डिलीट कर दिया उसे। मैंने अपने आईडी कार्ड और पासपोर्ट, वीजा, कागजात सब कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दिया। सामने वाले ने शक करते हुए देखा और पूछा कि आज ही तलाक हुआ है। मैंने अपना सामान चेक किया और कहा कि हाँ, आज ही तलाक हुआ है मेरा और चेक इन किया है। फिर सिर उठाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं अब तलाकशुदा हूँ और ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। फिर उन्होंने मुझे जाने दिया और मैं फ्लाइट में बैठ गया। फ्लाइट में एसी बहुत तेज था। मैंने एयर हॉस्टेस से एक फ्री की कश्मीरी कंबल मांगा और खुद को पूरी तरीके से लपेट लिया। फिर गहरी नींद में सो गया। यहाँ तक कि फ्लाइट टेक ऑफ होने के अनाउंसमेंट भी मुझे सुनाई नहीं दी। मेरे कान में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अलविदा लियू रुआन, हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। असिस्टेंट ने कहा, मिस लियू, मैंने यहाँ आकर के आपके पति के बारे में काफी जानकारी हासिल की है, लेकिन मैंने यहाँ मिस्टर जी के लिए ब्रिटेन जाने की जो टिकट बुक की थी वो अभी तक वो आए ही नहीं है। एयरलाइंस ने जवाब दिया कि उन्होंने बोर्डिंग नहीं की हुई है, तो हम कैसे सब कुछ कर सकते हैं, और मैं भी मिस्टर जी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। लियू रुआन ने ऑफिस में डेस्क पर बैठी हुई थी और सामने ढेरों काम को निपटा रही थी। पिछले कुछ समय से यी चेंग जब वापस आया हुआ है तब से
इससे मैं काफी ज्यादा अजीब से बिहेव करने लग गया हूँ और ये बात उसे भी समझ में आ रही है। उसकी ऑफिशियल एसेंसी काफी ज्यादा कम हो गई है और जिस वजह से कंपनी में कई सीनियर्स और शेयर होल्डर्स नाराज हैं। पिछली बार जब जी लाओ के साथ बात हुई थी और अनबन होने के बाद से लगभग 10 दिन से उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। लियू रुआन जानती थी कि जी लाओ काफी ज्यादा माफी मांगना नहीं चाहता था और उस दिन जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं चाहता था और उसे ये भी पता था कि इस दौरान उसने आचेंग को बहुत ज्यादा साथ दिया हुआ है। इस वजह से उसका पति बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए उसने उसे परेशान नहीं किया बल्कि उसके लिए ब्रिटेन जाने का इंतजाम कर दिया और उसके लिए पैसे का भी इंतजाम कर दिया ताकि तीनों को एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस मिल सके और वो आराम कर सके। और उसने असिस्टेंट से कहा हुआ था कि और कुछ है क्या। हाँ, मिस्टर जी के जो अकाउंट में आपने 20 मिलियन का ट्रांसफर किया हुआ था लिविंग एक्सपेंसेस के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए अरेंज किया था, वो बैंक ने ऑटोमेटिकली वापस कर दिया और बैंक ने जवाब दिया हुआ है कि आपको और मिस्टर जी का अब डिवोर्स हो चुका है, अब वो आपके फैमिली अकाउंट में नहीं है और आपका उनसे अब कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। ये सुनने के बाद से लियू रुआन एकदम सरप्राइज रह गई। 10 लाख से ज्यादा बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने की बात सुनकर लियू रुआन इतनी हैरान रह गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका डिवोर्स भी हो चुका है। उसके हाथ में जो पेन था उसकी एक मोटी लाइन खिंच चुकी थी और उसके सामने रखा हुआ पेपर पूरी तरीके से फट गया था। उसने आह भरी और अपने फोन पर कुछ टाइप किया। क्या डिवोर्स? पास ही खड़ी उसके असिस्टेंट ने भी हैरान से बोला कि क्या मतलब है कि मैम आप डिवोर्स के बारे में पता नहीं है। उसने कहा कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में करीब 10 दिन पहले आपको डिवोर्स का फैसला मिल चुका था, आपने पढ़ा नहीं क्या? उन्होंने काफी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मेरिट से बदल करके आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो डाइवर्स कर दिया है। और क्या आपको ये बात पता नहीं थी? लियू रुआन ने लिखकर जवाब दिया, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, यहाँ लेकर के आओ, मैंने पढ़ा ही नहीं है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद से असिस्टेंट ने कोर्ट का वो डिवोर्स फैसला लेकर के आया लियू रुआन के सामने और लियू रुआन के हाथ में दे दिया। ये फैसला बहुत ही सिंपल था, सिर्फ 2 पेज का। लियू रुआन ने आखिरी पन्ने पर नीचे दी गई तारीख देखी। ये वही तारीख थी जब जी लाओ उससे बहस करके गया हुआ था। उसने अपना फोन निकाला और सीधा जी लाओ के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। उसने ऊपर नीचे हर जगह सर्च किया और कहीं जाकर के वीचैट पे उसका अकाउंट ढूंढा। उसने मैसेज किया, तुमने डिवोर्स कब लिया हुआ है और कब अप्लाई किया था? लेकिन जैसे ही मैसेज सेंड हुआ वहां एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ चुका था और पूरी तरीके से वो एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा रहा था कि अब आपका इससे कोई कांटेक्ट नहीं है। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि यह यूजर आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में नहीं हुए और आप उससे मैसेज नहीं भेज सकती हैं। पास खड़ी असिस्टेंट लियू रुआन के बदलते हुए चेहरे के हाव भाव देख रही थी। आखिरकार लियू रुआन फोन को देखते हुए हैरान रह गई। उसने लिखकर कहा कि पता करो कि जी लाओ इस वक्त कहाँ है। लियू रुआन ने एक ठंडी सांस ली। उसे बहुत ही लाचारी महसूस हो रही थी। अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देने के बाद उसने फिर से अपने काम में डूब गई और वहां तभी उसका वो बॉयफ्रेंड आकर के बोलता है, रुआन तुमने कहा था ना कि आज तुम मेरे साथ फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव के इवेंट में चलने वाली हो, तो फिर अब तुम क्यों नहीं चल रही हो? चलो ना चलते हैं। लियू रुआन ने जवाब दिया, मुझे ओवर टाइम काम करना है और मेरी कंपनी में इस वक्त मुझे बहुत काम है मेरे पति के जाने के बाद से। ये सुनने के बाद उसने कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसकी बॉयफ्रेंड की बात पता थी मगर लियू रुआन को नहीं पता थी। लियू रुआन ने मजबूरी में अपने सामने खड़ी की टी चैंग को किस किया और फिर उसके बाद से अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने और चेक करने के लिए चली गई। बिजनेस मीटिंग की तैयारी के में वो काफी ज्यादा बिजी हो गई। लियू रुआन ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास अभी कहाँ टाइम नहीं है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। जिस पर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि रुआन मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात की हुई है और मेरे पेरेंट्स भी तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम कब मिलवाने वाली हो हमारे पेरेंट्स को? हमारे मॉम डैड अगले हफ्ते विदेश लौट रहे हैं और वह भी तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे डैड ने कहा है कि अगर हमारी मुलाकात अच्छी रही तो वो हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या कर रही हो तुम? ये चैंग एक ही बार में लियू रुआन के सामने से वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है। वो उसके पीछे पड़ा होकर के बार बार उससे बोल रहा होता है कि एक बार बात करते हैं। वो उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे अपनी तरफ खींचने के लिए और देखने के लिए मजबूर करने लगा। लियू रुआन को चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ईतेंग की तरफ देखना पड़ गया। वह उसके खूबसूरत चेहरे को देखती है और उसके बीच उसकी अपनी कम दूरी की वजह से उसकी नाक पर पहुंचने वाली जो उसकी परफ्यूम की खुशबू है वो काफी तेज हो रही थी। लियू रुआन को पहले से एलर्जी की समस्या थी, इसलिए उसने मौके पर ही वहीं पर छींक दिया। ईतेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए झुककर लियू रुआन से मनाने की कोशिश की कि क्या हो गया, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? रुआन मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता हूँ, अब तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है, हमारा साथ होना तो बिल्कुल जायज सी बात है, अब क्या दिक्कत है? लियू रुआन ने ईतेन की बात सुनी और वो एकदम से रुक गई। टिश्यू पेपर लेने के लिए उसका जो हाथ टेबल पर बढ़ा हुआ था वो एकदम से हवा में ही रुक गया। वह मुड़ी और ईचेंग को सामने से देखते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता कि मेरा डिवोर्स हो गया है? लियू रुआन के मुंह पर यह बात सुनने के बाद से ईचेंग भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्योंकि उसे भी बात पता थी कि लियू रुआन को ये बात पता नहीं है क्योंकि डिवोर्स के लिए सिर्फ उसने ही हाँ बोला था। उसके चेहरे पर एक घबराहट साफ दिखने लगी। उसने तुरंत खड़े होकर के अपनी नजर घुमा ली और बोला, लियू रुआन की तरफ देखते हुए कहा कि मैंने वो तुम्हारी असिस्टेंट से सुना हुआ था ना, तो बस मैंने ऐसे बोल दिया। लियू रुआन के मन में बेचैनी होने लगी। वह जानती थी कि उसके असिस्टेंट इसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताती है और बाहर कोई भी जानकारी लीक नहीं कर सकती, इसलिए उसे ईतेन के जवाब पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने पूछा कि क्या तुमने डिवोर्स एप्लीकेशन मान ली थी? क्या जो फोन आया हुआ था वो तुमने उठाया था? ईचेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने बोला कि लियू रुआन ये क्या कह रही हो तुम? ईचेंग ने लियू रुआन की बात सुनी तो उसे थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि रुआन तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर उस आदमी के लिए तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही? अब तुम्हारा डिवोर्स हो गया, अब हम लोग साथ में रह सकते हैं।
है, तुम अब तक यही तो चाहती थी कि हम लोग साथ में रहे। मुझे उस समय नहीं पता था कि वो कोर्ट का फोन है, और तुम्हारे फोन उठाने के बाद से मुझे याद आया कि तुम्हें बोलने की दिक्कत है। मैंने तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी नहीं कहा, बस चुप रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चुप रहने का मतलब है कि कोर्ट का फैसला ऐसा होगा कि कोई जवाब ना देने का मतलब है कि डिवोर्स के लिए सहमति मिल जाएगी। ये चंग ने अपना थोड़ा सा लहजा नरम किया और नरम करने के बाद से बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे साथ में रह सकते हैं। वो आगे झुक करके लियू रुआन के होठों को चूमना चाहता था। वो राउंड लेकर के लियू रुआन के पास आया और ऑफिस टेबल के पीछे आया। उसने लियू रुआन के कंधे को थोड़ा दबाया। उसने प्यार समझाते हुए कहा, सॉरी रुआन, ये मेरी गलती थी, तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज, ठीक है। लियू रुआन ने बेबसी में अनजाने में ही उसके दोनों हाथों को खुद से दूर कर दिया और उसके परफ्यूम की खुशबू से वो फिर से परेशान होने लगा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी परफ्यूम की खुशबू से उसे तेज खांसी आने लग गई और उसने फिर से कुछ नहीं कहा। उसने थोड़ा सोचा, फिर अपना मोबाइल टाइप किया। उसने लिखा, तुम्हारे पापा से मिलने की बात है, जब मैं बिजी शेड्यूल से फ्री हो जाऊंगी तब हम बात करेंगे। लियू रुआन ने अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजा। उसने लिखा, मेरे लिए कोर्ट के जज के साथ ग्रुप मीटिंग फिक्स करो। अगली सुबह वो हमेशा की तरह खुद के क्लिनिक में अपने कान, नाक और गले की बीमारी को चेक कराने के लिए गई। डॉक्टर ने कहा, लियू मैम, आपकी बीमारी में थोड़ा सुधार आ गया है, लेकिन सुधार बहुत कम है। मेरी सलाह है कि आप ऐसा ही ट्रीटमेंट कराती रहिए और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट जारी रखिए। मिस्टर जी ने कुछ समय पहले मुझे आपकी इस लंबी ईमेल के बारे में बताया हुआ था और इस बीमारी के बारे में भी उस ईमेल में बताया हुआ था, जिसमें पिछले 3 साल से आपकी जो बीमारी है उसकी पूरी डिटेल थी। उसे पढ़ने के बाद से मुझे एक नया आइडिया मिला हुआ है। मुझे लगता है कि हमें एक नया ट्रीटमेंट और कोर्स शुरू कर देना चाहिए। इस बार मैं आपकी कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल नया तरीका अपनाऊंगा। डॉक्टर की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि लियू रुआन से उसे मना करते हुए टाइप किया और लिखा कि ये सारी जानकारी डॉक्टर यी को दे दीजिए और उनसे कहिए कि वो मेरे लिए अरेंज कर दे। रुआन चेकअप रूम से बाहर आई। वो वहां से बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक उसके कदम रुक गए और उसने अपना रास्ता बदल लिया। उसके पास थोड़ा वक्त था, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर यी चेंग से मिल लिया जाए। लियू रुआन अभी डॉक्टर यी चेंग के केबिन के पास पहुंची भी नहीं थी कि उसे उसकी आवाज सुनाई दी। चेंग ने बोला कि क्या कर रही हो स्वान, तुम मुझे इस तरीके से क्यों बुला रही हो? अगर अब तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है और अब हम दोनों एक होने वाले हैं तो तुम मुझे मिस यी कह करके बुलाओ ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कदम रखा और कहा कि तुम मुझे प्यार से अपने नाम से बुलाओ ना, ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी कमरे में नर्स आई और नर्स ने कहा कि हाँ, अभी हॉस्पिटल की तरफ से जी नोटिस आया हुआ है, प्लीज अब दोपहर के 4 बजे की मीटिंग के लिए आ जाइएगा और शाम के 5 बजे आपका ऑपरेशन का शेड्यूल भी आ गया है, लेकिन प्लीज आप जरा जल कम लगाया कीजिए। अंदर खड़ी नर्स की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लियू रुआन ने आधे दरवाजे से खुले अंदर तरफ देखा और यी चेंग शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल को ठीक करा था। उसके ऑफिस के टेबल पर हेयर वैक्स के कई सारे अलग अलग डिब्बे रखे हुए थे। नर्स ने आगे कहा, इसके अलावा डायरेक्टर साहब चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल के रूल्स और रेगुलेशन को थोड़ा फॉलो करें। ड्यूटी के दौरान आप ऑपरेशन करते समय डायरेक्टर को हेयर स्टाइल या फिर किसी तरीके के जेल का इस्तेमाल मत कीजिए, इसकी परमिशन नहीं है, इससे किसी पेशेंट की जान जा सकती है। नर्स की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि यी चेंग ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। तुम्हें पता है ये हॉस्पिटल किसका है? ये हॉस्पिटल लियू फैमिली का है। और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं लियू रुआन का होने वाला पति हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी बात की ज्यादा वैल्यू है या उस डायरेक्टर की? यी चेंग की आवाज धीमी थी लेकिन उसमें अलग सा रौब था। नर्स थोड़ी सहम गई क्योंकि वो चाह करके भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकती और उसने जल्दी से अपने हाथ में पड़े डॉक्यूमेंट्स को समेटा और उसने दरवाजा खोला। वो सीधे लियू रुआन के सामने आ गई। लियू मैम, आप नमस्ते। नर्स ने तुरंत झुक करके उसका स्वागत किया। यी चेंग ने भी अनजाने में पीछे मुड़कर देख लिया था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने तुरंत अपने आप को संवारा और अपनी सीट से उठ करके आगे आया और नर्स की तरफ भेजते हुए बोला कि चलो तुम यहाँ से जाओ। और उसका रवैया थोड़ा सा चिढ़ गया था, लेकिन फिर जैसे ही उसने उसे भेजा उसके चेहरे पर लियू रुआन को देखते और उसी तरफ मुड़ते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रुआन, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो? उसने सीधे तौर पर अपनी उंगलियों को उठा करके उसकी गाल पर रख दिया और कहा कि तुम कितनी प्यारी हो और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने लियू रुआन के ऑफिस के अंदर कहीं आने का इशारा किया। हेयर वैक्स की खुशबू इतना तेज थी कि लियू रुआन को बेचैनी होने लगी। लियू रुआन ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने बड़े रौब से कहा। लियू रुआन की बात अभी शुरू हुई थी कि यी चेंग उसे दरवाजे के पीछे ले जाकर के दीवार पर सटा देता है और उसे थोड़ा सा करीब आया और बोला, ठीक है मैं समझ गया कि मुझे इतना ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वह थोड़ा नीचे झुक करके उसके होंठों को चूमने की कोशिश करता है लेकिन उसके होंठ कसकर बंद थे। वह थोड़ा सा भी पीछे हट गई और उसने कहा कि रुक जाओ। दोनों के होंठ सिर्फ एक दूसरे को छू करके रह गए। बस इस बात से थोड़ा सा हैरान रह गया। इस बात ने उसे भी थोड़ा चौंका दिया कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। उसने गुस्से में कहा, मुझसे नफरत करती हो क्या? ठीक है, मैं जाकर उससे माफी मांगता हूँ। वह उठ करके बाहर जाने ही वाला था कि उसने फिर से उसका दाहिना हाथ पकड़कर खींच लिया। उसने कहा, अगली बार। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम नाराज हो, लेकिन इस तरीके से नाराज मत रहो। वह अपनी सांसों को थामे खड़ी थी, कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई, उसका दम घुट रहा था। फिर उसने लिखा, मेरी बीमारी से जुड़े हुए सारे कागजात तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं, क्या तुम अगले इलाज में मेरी मदद करोगे? उसने मोबाइल पर लिखते हुए शब्दों को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। उसने कहा, बीमारी?
अब तो ये लगभग ठीक हो चुकी है। तुम तो बस मेरे साथ वक्त बिताओ ना, ज्यादा बेहतर है। और तुम तो मेरे साथ वक्त इसलिए बिता रही हो ना ताकि तुम्हारी बीमारी ठीक हो सके। तुम ये क्या कह रही हो? मुझसे शादी कर लो, ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरी वजह से तो ये बीमारी है ना, उसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं है। उसने दराज से अपना पासपोर्ट निकाला, उसे दिखाते हुए कहा, अगले हफ्ते हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। उसने फिर टाइप किया, मुझे अभी भी एक और इलाज की जरूरत है। ये देख करके वह और भी चिढ़ गया। उसने कहा कि क्या कह रही हो, और सीधे उस पर गुस्सा करने लगा। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, मैं अब एक मशहूर यूनिवर्सिटी से मेडिकल से पास हुआ हूँ। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? और मेरे आने के बाद तुम्हारी बीमारी काफी हद तक ठीक भी हो चुकी है। इस तरह की दिमागी परेशानी का इंसान को बस इलाज की जरूरत नहीं होती है, बल्कि प्यार की होती है। इंसान को बस बाहर घूमना फिरना चाहिए। और मैं अब यहाँ और ज्यादा काम नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ हर दिन बहुत बोरिंग होता है। ऐसा कहने के बाद से जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड जाने लग गया तो ना जाने क्यों लियू रुआन को अपने पति की याद आने लगी। उसे एकदम पीछे से उसे जाते हुए देख करके उसे वो बात याद आई थी, तुम्हारे हर इलाज में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। उसकी मुस्कुराती हुई सूरत उसकी आंखों के सामने आ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपने मन को उदासी और अपने आप को छुपाते हुए कहा कि ठीक है। उसके पीछे से उसे जाकर के उसे संभाल लिया। एकदम से उसे एहसास हो रहा था जैसे उसका अपना एक पति ही है, लेकिन फिर भी वो पीछे से उठ करके सीधा जाकर के ये चेंग को अपनी बाहों में भर लेती है ताकि उसे दिलासा दे सके। आराम करो। लियू रुआन के मुंह से एक शब्द निकला। लियू रुआन को बस अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। दिल में अजीब सी बेचैनी। फिर वह अस्पताल से बाहर निकल करके जज की मीटिंग के पास गई और उनसे कॉल पर बात की। सारी बातें बताई। जज ने कहा कि माफ़ करना मिस लियू, लेकिन ये हमारा फैसला है और ये इस वक्त आ चुका है और इसे लागू हो भी चुका है। तो ये सरकारी आदेश बदला नहीं जा सकता है। इसमें किसी भी तरीके की छेड़छाड़ गैर कानूनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे फिर से ग्रुप में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत से मामले हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। लियू रुआन अभी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन वो अजीब सी खामोशी अब पसर चुकी थी। वो कुछ नहीं बोल पाई। अब वैसी ही थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके मुंह से बस एक शब्द भी नहीं निकल पाया। उसे कोई जवाब न देते हुए जज ने बाय कहा और फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन की तरफ देखा जो कॉल खत्म होने का इशारा था। उसने तुरंत समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो आखिर करे क्या, उसे क्या रिएक्शन दे। उसका डिवोर्स हो चुका है और अब उसे समझ नहीं आ रहा है। उसका और मेरा रिश्ता अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। उसका निपटारा पूरी तरीके से जब हो ही चुका है तो अब उसे मुझसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे मेरी याद आ रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं फ्लाइट में आराम से सो रहा था। एक बार कई घंटों तक सो गया जब तक कि फ्लाइट लैंड होने की अनाउंसमेंट नहीं हुई। मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कितनी चैन से सो रहा था। जब जाकर के मेरी आंख खुली धीरे धीरे। फ्लाइट में काफ़ी ठंड थी, लेकिन मेरे ऊपर जो कंबल था उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्माहट दी थी। फ्लाइट जल्दी अमेरिका के वाशिंगटन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। कृपया सभी यात्री ध्यान दें कि फ्लाइट लैंड होने वाली है। मैं उठ करके बैठ गया, फ़ोन ऑन किया और फ्लाइट मोड से तुरंत वाईफाई से कनेक्ट किया। अचानक फ़ोन पर लगातार नोटिफिकेशन की आवाज़ आने लगी। जल्द से बाहर वाले लोगों को तकलीफ होने लगी तो मैंने तुरंत उनसे माफ़ी मांगी। अचानक फ़ोन की नोटिफिकेशन से मैं हैरान रहा और मैंने तुरंत ही उसे देखा और साइलेंट किया। पास बैठे अजनबी से मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने ध्यान से देखा तो अमेरिका के कई अनजान नंबरों से मिस कॉल आए हुए थे। वी चैट पर भी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट की नोटिफिकेशन आई हुई थी, लेकिन लियू रुआन से जुड़ा कोई भी मैसेज नहीं आया था। मुझे राहत मिली कि चलो ये सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बिना किसी को जताए ही एक गहरी सांस ली। जब फ्लाइट लैंड हुई वह झटका महसूस हुआ और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। जी मिस्टर, क्या आप सच में अपनी बड़ी प्रॉपर्टी को 2500 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं? क्या इतनी कम कीमत में बेचना ठीक रहेगा? मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे बेच दो, क्योंकि ये आखिरी वो चीज़ है जो लियू रुआन से जुड़ी हुई है। अगर कीमत थोड़ी कम भी मिलेगी तो भी मुझे चलेगा। इसके बाद से मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैं कुछ दूर बात करने के बाद से वहाँ पर पहुँच गया जहाँ मेरा फ्लैट था और मैंने उसे किराए पर लिया हुआ था। यहाँ पर मैंने अमेरिका में अपने नए घर की साफ सफाई करना जारी रखा। फिलहाल मेरे पास लियू रुआन से जुड़ी जितनी भी चीज़ थी वो सब खत्म हो चुकी थी। सिर्फ एक घर था और वो भी आज बिकने वाला था। जो कुछ समय पहले उसने मुझे ट्रांसफर किया हुआ था वो मेरे ख्याल से पहले ही उसके पास वापस पहुँच चुका होगा। मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए उसे बेच करके पैसे निकाल लेना ही सही रहेगा। एक हफ्ते बाद मैं हाव जाओ के एक मशहूर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, जहां मैं 4 साल की मेडिकल कोर्स को पूरा करके अपनी पढ़ाई को आगे करूंगा। मेरा फोकस अभी भी मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट यानी कि मेंटल हेल्थ पर है और वहीं पर रहेगा। आज जिससे मुझे खुद आगे बढ़ करके ऐड किया है वो स्कूल की एक नए स्टूडेंट डिपार्टमेंट की प्रोफेसर है। वो एक चाइनीज अमेरिकन मिक्स है जो कि एक फीमेल टीचर है। उनका चीनी नाम शन यूचू है और फ्रेंड लिस्ट में ऐड होने के बाद मैंने उनसे नॉर्मली हाय हेलो किया। उन्होंने भी मुझे स्कूल के कोर्स के बारे में और शेड्यूल के बारे में बताया और रहने के लिए अरेंजमेंट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी भेज दी। जहाँ तक मेरे सीधे हाथ के इलाज की बात है वो भी अच्छी खबर लेकर गया। उन्होंने मुझे बताया कि मेडिकल कॉलेज के एफिलिएट हॉस्पिटल में मुझे अंदरूनी तौर पर सबसे सस्ती और एडवांस ट्रीटमेंट का वो भी एक फ्री कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद ही साथ में मुझे उन्होंने ये भी बताया
कि इसके पहले भी एक केस आया हुआ था जो मुझसे भी ज़्यादा सीरियस था, लेकिन उसके बाद भी वो आधे साल में ठीक हो गया और मेरी कंडीशन को देखते हुए वो लगभग 2 से 4 महीने में ही ठीक हो जाएगा। मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि आखिरकार सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बिना किसी गड़बड़ की लाइन पर चल रहा है। जैसे ही मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही लियू रुआन ने मुझे फिर से खुद से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। लियू रुआन वैसे भी नेचर थोड़ी सी घमंडी है। शुरुआत में शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं नखरे दिखा रहा हूँ या कोल्ड वॉर कर रहा हूँ, लेकिन सच में आमने सामने होने वाली इन चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और फाइनली मैं लियू रुआन से दूर हो गया और उसके बाद हम दोनों के आसपास एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने का कोई बहाना या वजह नहीं बची। अमेरिका का मौसम बहुत अच्छा है, साफ शीशे की खिड़की से धूप सीधे कमरे पर अंदर आ रही है, यहाँ तक कि टेबल पर जमी हुई हल्की सी धूल भी साफ दिखाई दे रही है। मैं अनजाने में ही गुनगुनाने लगा और वहाँ पर बैठे बैठे चाय पी रहा था। तभी शेन यूचू का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने चेक किया हुआ है, आपने जो ग्रेजुएशन की थीसिस सबमिट की हुई है उस पर यूनाइटेड किंगडम के मेन चेयरमैन और मेडिकल कॉलेज के एंचन का नाम लिखा हुआ है। क्या ये आप ही हैं? आपके बारे में तो कुछ पता नहीं है। ये सुनने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे याद आया कि मेरी एक्स वाइफ ने ग्रेजुएशन की जो थीसिस थी जो मैंने रिसर्च की हुई थी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दे दी हुई है। तब मैंने बताया कि हाँ, वो जो थीसिस थी वो किसी और को मिल चुकी है मेरी वाइफ की वजह से, लेकिन मेरे पास अपनी थीसिस की जो राइटिंग का फ्रेमवर्क है और डिटेल है वो मेरे पास मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेरे पास सबूत है वो भी मेरे पास मौजूद है। तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैं तुरंत दे दूंगा। जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो भी मैंने एक एक करके खुद फील्ड में जाकर के की हुई है, उन सब का जरूरी सबूत भी दे दिया जा सकता है। उस पर शेन यूचू थोड़ा मुस्कुराए और बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इससे जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स और ईमेल है वो मुझे भेज सकते हो क्या? मैं स्कूल के नाम पर एकेडमी से शुरू कर दूंगी ये सारी जांच करना, और हाँ, तुम्हें जल्दी इसकी जानकारी और रिपोर्ट भी मिल जाएगी। लगभग 10 वीकेंड डेज के अंदर ही तुम्हारी जो एकेडमी की अचीवमेंट हुआ है वो वापस मिल जाएगी। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। फोन काटने के बाद मैंने तुरंत अपना कंप्यूटर खोला और जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करने लगा। भले ही मेरे दाहिने हाथ में उतना दर्द है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ही मिनट में रुक करके आराम करने के लिए मजबूत कर रहा है। फिर भी मेरे दिल में एक खुशी थी। शायद लियू रुआन को छोड़ना मेरे इन 3 सालों में जो कुछ किया हुआ था उन सबकी बर्बादी का एक इनाम था। सबसे सही फैसला था कि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। लियू रुआन दिन रात लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक काम करती रही और फिर थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट में उसका हार्ट फेल हो गया। उस समय यी चेंग ठीक उसके पास वाली बिजनेस वाली क्लास सीट पर बैठा हुआ था और जाकर के फिल्म देख रहा था। लियू रुआन को अपनी सीट से पूरी बॉडी फैलती हुई घुटन महसूस हो रही थी, जैसे उसकी नसों में कोई बहुत बड़ी चट्टान अटक गई हो। उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके यी चेंग को छूने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसका हाथ सिर्फ नीचे गिर गया। भले ही यी चेंग ने हेडफोन नहीं पहने हुए थे, फिर भी उसने बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि उसके पास बैठी लियू रुआन चुपचाप बेहोश हो चुकी है। वो तो बस फिल्म देखने में ही मगन था, उसे तो कोई परवाह भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे लियू रुआन से नहीं बल्कि उसकी कंपनी और उसके हॉस्पिटल से प्यार था। लियू रुआन को बस इतना लगा कि बेहोश होने से पहले की वो बेबसी शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ दे थी। पता नहीं क्यों बस उसे बार बार अपने पति की याद आ रही थी और वो अपने बॉयफ्रेंड से उम्मीद कर रही थी कि वो उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वो उसे छू तक नहीं पाई और उसे होश तक नहीं हुआ कि वो बेहोश होने वाली है। पता नहीं क्यों जब वो अपनी आंख बंद करने पर मजबूर हुई तो उसकी आंखों के सामने ली जाओ था। जी लाओ के साथ उससे बिताए हुए जितने भी पल थे वो सब याद आ रहे थे। जी लाओ घर की सफाई करता, जी लाओ हर रोज उसके लिए ध्यान से न्यूट्रिशन खाना बनाता ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, जी लाओ उसकी फिटनेस प्लान तय करता और उसके टाइम के हिसाब से अरेंजमेंट करता, यहाँ तक कि उसके ऑफिस के कुछ काम भी संभाल लेता था। लियू रुआन बेहोश होने से पहले अपनी मुस्कुराहट भी नहीं ले पा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका किस तरीके का बॉयफ्रेंड है कि पास में मूवी देख रहा है। उसे ये तक पता नहीं कि उसकी वाइफ और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है। उसे बस ये सब मजाक लग रहा था। अरबों की संपत्ति वाली अपने खानदान की इकलौती बेटी इन 2 हफ्तों से बाहर का खाना खा रही। जब उसे होश पूरी तरीके से चला गया और अपनी आंखों के सामने देखा तो हॉस्पिटल के सामने वो होश में थी। उसकी धुंधली से सफेद रोशनी आई। तब लियू रुआन को वापस से दोबारा जिंदा होने की कोई खुशी तक महसूस नहीं हो रही थी। लियू रुआन को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। कहा कि उसके लक्षण बहुत गंभीर हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ज्यादा थकान की वजह से उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन लियू रुआन की मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से ये सब भी हो सकता है कि उनकी बीमारी की वजह से ही उन्हें अन्य कोई बीमारी हो। इस बार उन्हें बचाया जा सकता है। ये अच्छा हुआ कि मिस चैंग ने समय रहते इसे देख लिया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी और समय रहते आपको हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया। उनका ब्रेन भी डेड हो सकता था। लियू रुआन का होश अभी अभी थोड़ा सा धुंधला था, उसे अभी अभी होश आया हुआ था। वह अपनी उंगलियां हिलाना चाहती थी, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी भावना यह थी कि एक तरफ तो लग रहा था कि बहुत मेहनत की है, अब छुटकारा चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिल पूरी तरीके से खाली हो गया हो। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। इतने समय से उन्होंने यी चेंग को जो अपनी आवाज सुनाई हुई थी वो पूरी तरीके से भूल चुके थे। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी यी चेंग की। किसी ने पूछा, मिस्टर यी चेंग, क्या आप लियू रुआन के परिवार से हैं? हवा में सन्नाटा छा गया। अब उसे वो क्या बोले, क्योंकि वो लियू रुआन का ना तो पति है पूरी तरीके से और ना ही उसके परिवार ने एक्सेप्ट किया हुआ है। लियू रुआन को काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। उस व्यक्ति ने आगे कहा, लियू रुआन की मौजूदा जिंदगी में किसी की देखभाल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये 3 दिन बेहद खतरनाक समय उनके लिए। उनके पास हर वक्त किसी ना किसी का होना जरूरी है ताकि फिर से कोई अनहोनी ना हो।
3 दिन बाद अगर कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो बेहतर होगा कि आप चार्टर फ्लाइट से देश वापस लौट जाएं। लेकिन अगले ही पल ये चेंग की चिड़चिड़ आवाज एकदम से बदल गई उसके गुस्से में। उसने कहा कि क्या बोल रहे हो ये तुम, 3 दिन? लेकिन मैं तो आज के लिए आयरलैंड यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ का टूर भी बुक किया हुआ है। डॉक्टर ने एक भी कहा कि क्या बकवास कर रहे हैं, आप यहाँ पर टूर के लिए आए हुए हैं। लेकिन इनकी हालत देखिए, ये बहुत खराब है। एक ठंडी सांस ली और कहा, मिस्टर यी, जिस समय इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, थाईलैंड आप तब भी आ सकते हैं जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी और थोड़ा ठीक हो जाने के बाद आप वापस घूम लीजिएगा। ये चेंग ने पूछा, क्या उनके लिए एक केयरटेकर का इंतजाम कर सकता हूं मैं? ये सुनने के बाद से ये चेंग को शायद एक मुश्किल का समाधान मिल गया था। उसके दिल में थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, लेकिन लियो रुआन को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अंतहीन गहरी खाई में गिरती जा रही हो। मौत के उस एहसास ने जैसे उसे फिर से एकदम से उसका दिल भारी कर दिया हो। ये दुख भरा दर्द फिर से दिल को उमड़ रहा था। हाँ, यही वो इंसान है जिसे उसने प्यार किया था। ये चेंग तब खुद से इतना नफरत करने लगा जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पास में लगे हार्ट के रेट मीटर ने अचानक से तेजी से अलार्म की आवाज दी। डॉक्टर ने घबरा कर कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, 3 मिलीग्राम एड्रेनल लेकर के आओ, जल्दी तैयार करो उनके लिए। एक धमाके से उनकी आवाज के साथ डॉक्टर ने लियो रुआन को हवा में उठाने के लिए जेल से भरी एक डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया ताकि उसे किसी भी तरीके से जिंदा किया सके। लियो रुआन को बस अपनी आंखों के सामने एक सफेद रोशनी महसूस हुई और फिर वह वापस बिस्तर पर गिर गई। ऐसा कई बार हुआ। उससे लगा कि उसके पूरे शरीर का खून उसके दिमाग में जम गया है, जैसे उसका सिर फटने वाला हो। वो फिर से एक अंधेरी और उलझन भरी दुनिया में डूब गई। लियो रुआन, आप जो आखिरकार जाग गए हैं, फाइनली तुम ठीक हो चुकी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब लियो रुआन को दोबारा जागी तो उसे लगा कि उसके गले में आग लगी है। वह खांसना चाहती थी लेकिन खांस नहीं पा रही थी और उसके होंठ भी बहुत सूखे हुए थे। पानी, ये आवाज ये चेंग की नहीं थी बल्कि उसके असिस्टेंट की थी। उसके असिस्टेंट ने उसकी बात सुने जल्दी से धीरे धीरे बेड को ऊपर किया ताकि वह फिर से बैठ करके पानी पी सके। लियो रुआन, पानी धीरे धीरे पीजिए, आपको आराम करना चाहिए इस वक्त। लियो रुआन ने छोटा एक घूंट लिया पानी का, लेकिन उसे निगलने में उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। उसने अपने गले की तरफ इशारा किया जिससे असिस्टेंट को समझ आ गया कि उसे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है और उसे तुरंत ही डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है। असिस्टेंट ने पूछा, लियो जोंग, क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या आपके गले में तकलीफ है? ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। असिस्टेंट तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर भागी, यहाँ तक कि वह पास में लगे इमरजेंसी बटन को दबाना भी भूल गई। लियो रुआन ने अपनी आंखें घुमा करके अपने कमरे को देखा। वह अभी भी आयरलैंड में ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ई चेंग उसके पास नहीं था। उसके असिस्टेंट को शायद उसके फिर से बेहोश होने के बाद थाईलैंड से उसकी देखभाल के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर, नर्स को असिस्टेंट तुरंत अंदर ले आई उसकी मामूली जांच करने के लिए। मामूली जांच के बाद उन्हें पता चला की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। उन्होंने एक लंबी राहत की सांस ली और कहा, मिस लियो, आप अभी खतरे से फिलहाल बाहर हैं, लेकिन आपका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आप डेंजर जोन में हैं, इसीलिए आपको कुछ समय यहीं रुकना होगा। फ्लाइट के हाई एटीट्यूड की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन कोई कमी हो जाए और आपको वापस से दिल की समस्या हो जाए, जिससे दिल की समस्या दोबारा होने का खतरा हो सकता है। लियो रुआन ने पास खड़े असिस्टेंट की तरफ देखा। असिस्टेंट तुरंत समझ गई। लियो रुआन ने कहा कि उसके गले में तकलीफ है, शायद एक बार फिर से जांच करने की जरूरत है। डॉक्टर तभी कुछ बोल भी नहीं पाए थे कि अचानक दरवाजे पर ई चेंग की आवाज गूंजी। उसने कहा, लियो रुआन के गले में कोई दिक्कत नहीं है, हाल ही में मैंने खुद उसकी जांच की थी। सबने मुड़कर देखा। ई चेंग के हाथ में एक बड़ी सोने की घड़ी थी। चश्मा उसके कानों के पीछे टिका था। बिल्कुल एक परफेक्ट वेकेशन लुक में था। उसे लग ही नहीं रहा था कि उसकी होने वाली वाइफ इस तरीके से बीमार और मरी हुई हालत में है। उसे कोई परवाह नहीं थी। वो घूम रहा था आराम से। हाथ में कई ब्रांडेड बैग्स भी थे। रुआन, तुम आखिरकार जाग गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम जाग ही नहीं रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाहर जाते तुम आधे घंटे के अंदर जाग जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को हटाते हुए तुरंत लियो रुआन के पास आ गया। लियो रुआन को इस तरीके से धक्के में सीना लग गया जिस वजह से दर्द महसूस हुआ और उसने अचानक खून की उल्टी कर दी। बाप रे! ई चेंग खून देकर के तुरंत पीछे हट गया और चिल्लाने लगा और नफरत से कई कदम दूर चला गया। जब उसने बाकी लोगों को नजर के अपने ऊपर देखा तो उसे थोड़ा सा झटक हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसने झांपते हुए थोड़ा सा मुस्कुराहट बिखेरी और बोला कि अरे क्या कह रही हो? वो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। तुम ठीक तो हो ना? मैं समझ नहीं पाया। बात करते करते वह धीरे से फिर से लियो रुआन के बेड के पास आया और पास पड़े टिश्यू से लियो रुआन को साफ करने लगा। लेकिन लियो रुआन ने चेहरा सीरियस करके उससे अपना सिर घुमा लिया क्योंकि किसी भी तरीके से वो देखना तक नहीं चाहती थी। उसकी तरफ घुमाकर टाल दिया। ई चेंग का एकदम से हाथ हवा में ही रुक गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ई चेंग का हाथ जब हवा में रुक गया तो लियो रुआन के असिस्टेंट ये देख करके तुरंत आगे बढ़ती है। ई चेंग का हाथ जब टिश्यू पेपर लेती है ताकि वह लियो रुआन के चेहरे और उसके बिस्तर पर लगे एक्स्ट्रा खून के दाग को साफ कर सके। असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर यी, क्या आप थोड़ा देर के लिए साइड में जाकर के आराम करेंगे? डॉक्टर को एक बार फिर से लियो रुआन का चेकअप करने दीजिए। ई चेंग पलट करके पूछता है, क्या तुम क्या कह रही हो? तो यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट अच्छे से चेक की हुई है। मुझे मेडिकल समझ नहीं है तुम कह रही हो। ई चेंग ना जाने कौन सी बात छिप जाती है कि उसका गुस्सा अचानक से बढ़ जाता है, लेकिन असिस्टेंट उसे हाथ से रोकती है और सीधे दरवाजे से बाहर रास्ता दिखा देती है।
वह तुरंत अंदर से लॉक कर देती दरवाजे को, लेकिन ई चिंग हार मानने वालों में से नहीं था। वह पागलों की तरह दरवाजे के हैंडल को घुमाता है, पर जब वह देखता है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंदर ना आने देने की? मैंने कहा है ना कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने उसे चेक किया हुआ है। तुम मुझे वहां रहने क्यों नहीं दे रही हो? मैं लियू रुआन का होने वाला पति हूँ। तुम होती कौन हो? तुम्हें क्या लगता है कि जैसे ही लियू रुआन ठीक होगी मैं सबसे पहले तुम्हें ही नौकरी से निकलवाऊंगा? याद रखना। रुआन, रुआन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए आया हुआ हूँ, मेरे लिए दरवाजा खोलो। उसकी आखिरी बात सुनकर के तो सबको हंसी ही आ गई। वो कहता है कि मेरा खोदा हुआ वो पहाड़, मेरा उस सोने का सामान अंदर रखा हुआ है और मैं खरीदा हुआ जो सामान है मुझे वापस चाहिए। एक बार दरवाजा तो खोल दो। वहीं दूसरी तरफ मेरी थीसिस की ओनरशिप का फैसला बहुत जल्द आने वाला था। 3 दिन बाद कोर्ट की सुनवाई तय हो गई थी। इसमें ये चेंग की मास्टर डिग्री के गाइड और हुआओ झो के मेडिकल स्टोर की और मेडिकल मास्टर डिग्री की जितनी भी जानकारी थी और उसके गाइड को मिला करके 3 लोगों का एक फैसला और एक पैनल बनाया गया। वे मौके पर ही इसकी स्टडी करेंगे और हर तरह के कोलैबोरेशन की सबूत और जानकारी को जांच करेंगे। फिर फाइनल फैसला सुनाएंगे कि आखिर इसका असली हकदार कौन है और जो रिपोर्ट मैंने हासिल की हुई है, जो मैंने बनाई हुई है, उसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस दिन मैं सुबह ही तैयार हो गया और मैंने भूरे रंग का कोट और एक फॉर्मल सूट पहन लिया। अंदर सफेद कलर वाली शर्ट, ऊपर से गहरे भूरे रंग के ब्लेज और मैचिंग टी शर्ट के साथ मैं पूरे भूरे रंग के पहने हुए थे, जो कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि शायद अभी भी कुछ कमी है। मैं तुरंत पास के एक मॉल में गया और वहां के स्टोर के क्लर्क से मैंने मैचिंग ब्रोच और वॉच का पूरा एक सेट मांग लिया। सच में आप बहुत ही क्लासी लग रहे हैं सर। स्टोर के स्टाफ ने सामान को बेचने के लिए मेरी तारीफ बिल्कुल खुल कर की हुई थी और वो बिल्कुल कंजूसी नहीं करा था। एक के बाद एक मेरी तारीफ करता ही जा रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा बस करो और थैंक यू। जब मैं उस जगह पहुंचा तो शन यूचू मुझसे भी पहले वहां पहुंच चुकी थी, जो मुझे पहले काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। कुछ देर बाद बीत जाने के बाद से सारे मेंटर्स भी वहां गए, लेकिन ये चेंग अभी तक नहीं पहुंचा हुआ था। शायद उसे पता भी नहीं था कि जब थाईलैंड में घूम रहा है तो यहाँ उसकी रिपोर्ट की पोल खुल रही है। स्टाफ मेंबर्स ने कहा अब सभी टीचर्स ध्यान दें, मिस्टर यी चेंग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। फोन नंबर दिया हुआ था वो लगातार अनरीचेबल आ रहा है। इससे पहले हमने उन्हें कई बार कॉल किया हुआ है और एक हार्ड कॉपी भी इन्विटेशन में भेजी हुई है, लेकिन अब तक वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हुए हैं। उनकी इस नामौजूदगी में हम फैसला शुरू करते हैं और रूम के मुताबिक यहाँ पर एवोल्यूशन की ऑफिशियल मीटिंग शुरू होती है। सारी सिचुएशन बताने के बाद स्टाफ मेंबर्स ने बाकी लोगों को तैयार किया, डॉक्यूमेंट्स निकालने का इशारा किया। इसमें थीसिस की ओरिजिनल कॉपी मेरे जरिए सबमिट की गई, राइटिंग रिकॉर्ड्स, साइंटिस्ट और यहाँ तक कि जितने भी रिकॉर्ड वगैरह शामिल थे जो मैंने रिसर्च की हुई थी वो सब मैंने इसमें शामिल किया हुआ था। चूंकि ये चेंग ने खुद का कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए इस कमेटी का स्टाफ खुद ही उसके कॉलेज के दिन का सारा डेटा और क्लास असाइनमेंट, दूसरी थीसिस वगैरह को बैकअप के तौर पर इकट्ठा किए हुए था और उन सबको मिला करके उन्हें रिजल्ट निकालना था। रिजल्ट बहुत ही जल्दी सामने आ गया, जिसमें किसी भी तरह की कोई सस्पेंस नहीं था। कमेटी के डिसीजन के बाद ये तय किया गया कि इस थीसिस की असली जो क्रेडिट है वो किसी और को नहीं बल्कि मिस्टर जी बोदा को जाता है और उन्होंने ये रिसर्च की हुई है। और मनचिंग मेडिकल कॉलेज की जो डीन की मंजूरी है वो यी चेंग से कुछ रिसर्च अचीवमेंट से छीन लिया गया है और उन्होंने धोखे से हासिल किया, इसलिए इसे पूरी तरीके से रद्द किया जाता है। साथ ही उसे दी गई मास्टर ग्रेजुएशन की डिग्री और सर्टिफिकेट है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। स्टेज के नीचे तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। पास खड़ी शन यूचू भी बहुत खुश थी। उसने सीधे आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसने मुझसे कहा कि वाकई में तुमने कमाल कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे दोनों कान एकदम से हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर हल्की सी लाली थी और मुझे शर्म आ रही थी, यहाँ तक कि आंखों में आंसू भी चमक रहे थे। ये पहली बार जब मुझे इतनी खुशी हुई थी। शन यूचू ने जब मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा तो उसे लगा कि शायद उसने कोई गलती कर दी। उसने तुरंत माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी ना, तो मैंने गले लगा लिया। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं। मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मेरी आवाज़ में एक अलग सही खुशी थी, मेरी आवाज़ भी थोड़ी कांप रही थी। मैंने कहा कि मैं कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ भी होगा और ये चीज़ इतनी आसानी से हो जाएगी। पहले जब मैं देश में था मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि किसी से लड़ना मत, मुकाबला करना आराम से और किसी से कुछ छीनना मत। मुझे लगा कि मेरे पास बस होना चाहिए हर चीज़। ये कहते कहते मैं थोड़ा सा झिझक रहा था। रुको, मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। फिर मैं कहते कहते वहीं पर रुक गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे समझ नहीं आ गया कि मैं क्या बोल गया। मेरी बात जारी करते हुए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो बीत गया है सो बीत गया है, अब उसको कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं सच में बहुत खुश हूँ। भले ही ये चीज़ हमेशा मेरी ही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फिर से न्याय मिलेगा। शन यूचू की आंखें चमक रही थी। उसने कहा कि हाँ, तुमने खुद से रिसर्च की हुई है और इसके नतीजे वापस पाने के तुम हकदार हो। जब मैं घर वापस पहुंचा तो मुझे अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से एक ऑफिशियली बधाई भी मिली और उसका मेल भी। मैंने मेडिकल वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने पेपर का टाइटल सर्च किया। काम बहुत तेजी से हुआ और मेरा काम धीरे धीरे बढ़ रहा था और ऑथर का नाम भी यी चेंग से हटा करके मेरा नाम रख दिया गया था जी लाओ, जो हो चुका था। मैं इतना खुश था कि मेरा मन वहीं पर जोर जोर से गाना गाने का कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई जिंदगी सच में मिल चुकी हो और तलाक के बाद से मेरी जिंदगी फिर से शुरू हो चुकी हो। लियू रुआन ने थाईलैंड में करीब 2 हफ्ते आराम किया और फिर वहां से चार्टर प्लेन से देश वापस लौट आई। उसके दिल की बीमारी थोड़ा सुधार हो चुका था, लेकिन उसकी म्यूटिज्म यानी कि चुप रहने की बीमारी फिर से काफी ज्यादा सीरियस होने लगी थी। यही यी चेंग की सबसे ज्यादा खुल करके एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। होश में आने के बाद अगले ही दिन लियू रुआन ने काम शुरू कर दिया। यी चेंग अभी बाहर शॉपिंग करने और घूमने क्लब में व्यस्त था। वो बहुत मजे कर रहा था।
यहाँ तक कि उसने बाहर घर भी किराए पर ले लिया था। जब लियो रुआन ने वापस लौटने की तारीख तय की तो वो थोड़ा बेहोश सा हो गया। उसे होश आया कि वो क्या कह रही है और नाराज हुआ। उसने कहा कि ये क्या कह रही हो बेबी, हम अभी अभी तो आए हुए हैं, फिर से काम पर जाना पड़ेगा। लियो रुआन, मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ क्या? ये चंग ने अपना पानी पिया और फ्लाइट में उससे बात करने लगी। लियो रुआन ने आदत के मुताबिक उसका हाथ थामना चाहा लेकिन रोक नहीं पाई। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद वो रुकी और उसने अपने सामने रखे पानी का गिलास लिया और उसे उठा करके उसमें लिखा, तुम खुद ही तय कर लो। वही ठीक है, ये चंग ने कहा। तो फिर देश वापस लौट करके हम शादी करेंगे। रजिस्ट्रेशन करा लेना तो कैसा रहेगा? अगर हम शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो हमारे फैमिली मेंबर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरे माता पिता ने मुझे घरेलू रजिस्ट्रेशन बुक की भी एक डिटेल भेज दी है। ये चंग उसके करीब आया जिससे उसे सिगरेट और शराब की बदबू काफी तेज हो रही थी, जिससे कि उसके सिर में दर्द होने लग गया। उसने कहा, रुको, मुझसे दूर रहो। लेकिन इस बात ने जैसे लियो रुआन को झंझोर कर रख दिया। उसने अचानक याद आया कि उस समय जी बोटा के साथ शादी के बाद जो भी कुछ हुआ था, जी बोटा ने अपने नाम पर उसके साथ रजिस्टर करवा लिया था। जब अब पता नहीं इन सब बातों का क्या हाल है, समझ नहीं आ रहा था उसे कुछ भी कि अब आखिर करे क्या। ये फेंग साफ तौर पर लियो रुआन की खामोशी से नाराज था। उसका लहजा और भी तीखा और कड़वा होने लगा। तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो और ना ही मुझसे अपने माता पिता से मिलवाती हो। क्या तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रही हो? मेरे देश छोड़ने के बाद से तुम पहले से ही मुझसे प्यार करती थी। मेरे देश छोड़ने से पहले तुम कहा हुआ था कि तुम मुझसे शादी करोगी। अब मैं वापस आ गया हूँ, तुम अभी आज़ाद हो। तुम्हारी अब शादी को लेकर के कोई भी रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्या तुम अभी भी उस जी बोटा को पसंद करती हो? वो चला गया है और वो तुम्हारा पति था। फिर तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा पहला प्यार हूँ, फिर भी तुम उसे बुला नहीं पा रही हो। इस बात ने सही समय पर लियो रुआन को चौंका दिया। उसने पास खड़े ये फेंग की तरफ देखा और उसे कहा, चुप रहो। और फिर उसने उसे देखा तक नहीं, बस टेबल पर रखी उसका कप उठा करके एक टकटकी से देखती रही जिससे उसने अभी अभी पिया था। हाल ही के दिनों में जी बोटा को लगातार याद करने लगी थी वो, और उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसका पति कितना ध्यान रखता था। क्या वो उसे भूल नहीं पा रही थी? क्या वह अभी भी उसकी परवाह करती है? अगर जी बोटा अभी भी यहाँ होता तो क्या उसे इस तरीके से टेंशन के टाइम पर जिंदा होना पड़ता, या फिर विदेश में जाना पड़ता, या इस तरीके से उससे की हालत हो पाती? क्या सबसे पहले उसकी तकलीफ को वो पहचान लेता और तुरंत उसका ख्याल रखने लग जाता? क्या उसे अस्पताल में 3 बार इमरजेंसी में जाना पड़ता? क्या उसकी ये बीमारी खराब नहीं होती? उसे एक एक करके हर एक बात याद आ रही थी। एक तेज आवाज ने लियो रुआन को वापस हकीकत में ला दिया। उसने सिर उठा करके देखा। ये फेंग गुस्से में लाल होकर के उसके पास खड़ा था। नीचे जमीन पर अभी भी टूटा हुआ लकड़ी का कप पड़ा हुआ था और वह हर तरफ फैला हुआ था। कुछ एयर हॉस्टेस आवाज सुन करके सफाई करने के लिए आना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। लियो रुआन, तुम बोलो, तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं, या फिर तुम सिर्फ मेरा मजाक बना रही हो? लियो रुआन ने सिर उठाया। ये फेंग की आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। उसके चेहरे पर सारे भाव एक जैसे थे और एक साथ बिगड़ने लगे। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके सामने उसका खड़ा जो आदमी है वो कितना अजनबी है। वो अब ना तो उसका ख्याल रखने वाला है रह गया है और ना ही बर्दाश्त करने वाला। आखिरकार गड़बड़ हुई तो हुई कहाँ? तभी एक करारा थप्पड़ लियो रुआन को पड़ा। लियो रुआन ने अविश्वास के साथ उसे देख करके हैरान रह गई कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे इस तरीके से थप्पड़ मारा। उसने अपना हाथ अपने गाल को छुआ और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बीमारी में भी, जहां उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, उसे इस तरीके से कोई मार कैसे सकता है? क्या अगर उसका पुराना हस्बैंड होता तो क्या वो उसे इस तरीके से चोट पहुंचाता? सिर उठा करके सामने खड़ी यी फेंग की तरफ देखा। यी फेंग भी इस समय थोड़ा घबराया हुआ था। वो अपने हाथ को देखते हुए असमंजस में था। कैबिन में सिर्फ ठंडी हवाएं और सरसराहट पसर गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोली। हर कोई अचानक थप्पड़ से दंग रह गया। रुआन, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज था। मैंने गलती से सब कुछ कर दिया है। प्लीज एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। मैं बस बहुत जल्दबाजी में था। तुम जवाब नहीं दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। ये फेंग के होठ कांपने लगे थे, जैसे उसे पता चल गया कि लियो रुआन नाराज हो गई है। फिर से उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन उसने लियो रुआन के असिस्टेंट ने तुरंत उसे रोक दिया और उसे दूर फेंकने की कोशिश की। लियो रुआन ने मुड़कर देखा। उसे अपने सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसे थके हुए अंदाज में अपना दाहिना हाथ हिलाया। तुरंत कई बॉडीगार्ड आगे बढ़ करके उसके पास आए और अभी हाथ पैर मारते हुए और चिल्लाते हुए यी फेंग को दूसरे कैबिन में भेज दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धड़कना बहुत तेज थी। उसकी सांसें भी भारी होने लगी थी। लियो रुआन फिर से बेहोश हो गई। लियो रुआन जब दोबारा होश में आई तो अभी भी हॉस्पिटल में थी। आसपास के मेडिकल उपकरण और भी ज्यादा एडवांस लग रहे थे और इस टाइम पर उसका फिर से चेकअप चल रहा था। ड्रिप की टिक टिक की आवाज उसके सिर दर्द को बढ़ा रही थी। लियो रुआन ने हाथ उठा करके उसे बंद करना चाहा, लेकिन उसके गले से अचानक उल्टी ऐसी डकार आई। शुरू में जो उल्टी हुई थी वो फ्लाइट में खाया हुआ खाना लग रहा था। बाद में सिर्फ कड़वा पानी पीने लगा और बाद में धीरे धीरे और भी ज्यादा बदतर हो गया। खून की तक उल्टी होने लगी। जब तक उसने बेड का किनारा पकड़ करके लंबी लंबी सांसें नहीं ली, जब तक उसे काफी देर बाद आया करके आराम मिला, तभी दरवाजे से बाहर एक बहस की आवाज आने लगी। फिर से एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। इसके साथ ही यी फेंग की गुस्से से भरी आवाज भी सुनाई दी। लेकिन लियो रुआन का ध्यान इस वक्त बिल्कुल भी नहीं था उस पर। उसने खुद ही नहीं पता किया था कि ये सब कुछ हो क्या रहा। वह अपनी भावनाओं को कैसे बयां करे उसे समझ नहीं आ रहा था। अब उसमें यी फेंग की परवाह करने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी, या फिर उसका मन अब पूरी तरीके से भर चुका था। लियो रुआन की मां ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की?
तुमने उसे थप्पड़ मारा? मेरी बेटी जब देश में थी तब तो बिल्कुल ठीक थी, वो तुम्हारे साथ थाईलैंड जा गई, देश के लिए फ्लाइट के अंदर चढ़ते उसे दिल का दौरा पड़ गया, बड़ी मुश्किल से उसकी तबीयत ठीक हुई है और थोड़ी सुधार आया है, और तुमने उसे एक थप्पड़ मार दिया और फ्लाइट पर फिर वो बेहोश हो गई। तुम्हें अंदाजा है कि कितना खतरनाक था? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हारी जान ले लेती, तब भी इसकी भरपाई नहीं हो पाती। वह जानती थी कि इसकी माँ का ये फेंग से बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और अब तो उन्हें एक और वजह मिल गई थी ताकि वो दोनों साथ ना रह सके और उसका विरोध कर सके। ये फेंग की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। आंटी मेरी बात तो सुनिए। लियू रुआन यहाँ पर उसका चेहरा एकदम सपाट था। वह बस अपने सामने खड़ी यी फेंग को देख रही थी। शायद इस समय वह बोलना चाहती थी या फिर उसके बोलने का बिल्कुल मन नहीं था। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी, मानो वह उसके उस फैसले का इंतजार कर रही हो। लियू रुआन ने सिर उठा करके एक बार देखा, उसकी माँ पीछे उसका असिस्टेंट खड़ी हुई थी और उसने कहा कि दरवाजा रोक दो। तभी कुछ और बॉडीगार्ड वहां आए और उन्होंने जमीन पड़े यी फेंग को घसीट करके निकालना शुरू कर दिया। यी फेंग चिल्लाया, नहीं रुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं खास तुम्हारे लिए देश वापस आया हूँ। क्या तुम्हें 3 साल पहले की वो बात याद नहीं है? मैंने गलती से किया हुआ है। रुआन एक बार मेरी बात तो सुनो। ये फेंग की आवाज दूर होती जा रही थी और एक वक्त तो ऐसा आया जब कॉरिडोर से पूरी आवाज ही गायब हो गई। लियू रुआन को कुछ मेडिकल उपकरणों को टकराने की आवाज सुनाई दी। टिन टिन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसने सिर्फ अपनी आंख बंद कर ली। बेटी मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में हो। उसकी माँ उसके पास बैठकर बड़े प्यार से समझाने लगी कि तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी सोच अब अलग हो चुकी है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरीके से कंसल्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक बार तुम जरा सोच करके देखो कि तुम और जी बूटा के तलाक के बाद भले ही तुम दोनों का नतीजा और ये मामला तुम उनका निजी है, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्थिति क्या हो चुकी है। वो तुम्हारा कितना ध्यान रखता था, लेकिन अगर मैं इसका विरोध करती तो क्या तुम दोनों खुश रह पाते? लेकिन अब जो इंसान तुम्हारे सामने है, क्या वो सचमुच में तुम्हें खुशी दे पाएगा? क्या वो सच में तुम्हारा प्यार है? मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से अच्छे से सोच लो। लियू रुआन ने अविश्वास के साथ अपने सामने देखा। अपने गले की जांच और रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर ने कहा कि मिस लियू, जांच के बाद ऐसा लगता है कि कुछ समस्या तो हुई है और आपकी जो बीमारी है काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। आपके गले में पिछले 1 महीने से ट्यूमर बढ़ गया है। शायद आपके पिछले कुछ महीने में कुछ समय से बहुत ज्यादा थकावट की वजह से हुआ है। इस ट्यूमर के बढ़ने की रफ्तार हाल ही में काफी तेज होती जा रही है। पहले न जाने कौन आपका ध्यान रखता था कि ट्यूमर बढ़ नहीं पाए, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मेरी सलाह है कि आप इसे जल्द से जल्द सर्जरी के जरिए निकलवा लें। लियू रुआन ने लिख करके पूछा, क्या मैं हर महीने जांच नहीं करवाती हूँ? तो फिर आखिर जांच में ये निकला क्यों नहीं और कैसे ये कुछ हो गया? डॉक्टर ने लियू रुआन के मोबाइल की स्क्रीन देखा और कहा, मैंने आपकी पुरानी रिपोर्ट की जांच देखी है। इन 3 सालों में आपकी रिपोर्ट वाकई में काफी अच्छी थी और सामने भी आई हुई थी कि उसमें सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये रिपोर्ट साफ तौर पर देखी जा सकती है कि वो ट्यूमर वहां पर बढ़ रहा है, और अगर उस समय इसका इलाज कर लिया जाता तो शायद इतने गंभीर नतीजे सामने नहीं भुगतने पड़ते। वैसे आपकी जो रिपोर्ट थी वो पहले डॉक्टर किसी और के पास थी, लेकिन इस समय आपकी जो रिपोर्ट है आपके बॉयफ्रेंड यानी कि डॉक्टर या के पास मौजूद है और वो सीधे उनके पास चली गई है। उन्होंने ही रिपोर्ट देकर के ये बताया हुआ था कि आपको कोई मुसीबत नहीं है, और शायद आपको पता ही होगा कि उनकी जो रिपोर्ट है वो कितनी अच्छी और कितनी गलत हो सकती है, क्योंकि वो आपके बॉयफ्रेंड थे और यू डॉक्टर की जो इज्जत है वो काफी ज्यादा है हॉस्पिटल में। इसलिए बाकी सारे डॉक्टर्स ने किसी ने भी जानते हुए भी इस मामले में दखलंदाजी नहीं की। आपके पर्सनल मेडिकल मामलों में डॉक्टर ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने लियू रुआन को कुछ और बातों के लिए ध्यान रखने वाली बात कही और उसे सर्जरी के लिए सही समय दिया। लियू रुआन ने देखा तो उसका मन थोड़ा परेशान हो गया कि उसके अपने ही बॉयफ्रेंड ने सच जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताया। वो मेडिकल के नाम पर एक धब्बा है। उसने अपने दाएं हाथ से अपना सिर को दबाया। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी, जैसे जब वो इराक से आई हुई थी तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इराक से वापस आई तब से उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। और जब से अंकल जी गए हुए हैं उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बिखर चुकी है, और उसके पति के जाने के बाद तो उसकी जिंदगी और भी बेकार हो चुकी है, क्योंकि उसका आधे से अधिक ध्यान उसका पति रखता था। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली, मेरे लिए कल सुबह की सर्जरी का इंतजाम कर दो। जब लियू रुआन ऑपरेशन थिएटर के बेड पर थी तो उसे बहुत ज़्यादा याद आ रहा था कि उसने खुद से ही अपने बॉयफ्रेंड को अपनी जांच करने के लिए रिपोर्ट दी हुई थी, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा डर था। ये घबराहट नहीं थी, डॉक्टर ही थे जो बहुत डरे हुए थे। वो लगातार उसे दिलासा दे रहे थे, ये सिर्फ एक छोटी सर्जरी है, आप बेफिक्र रहिए, हम इसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपकी सर्जरी करेंगे। ये बहुत छोटा सा है और हम इसे काट करके बाहर निकाल देंगे, और जो ट्यूमर बचेगा हम उसे मुंह के जरिए निकाल देंगे। सर्जरी के बाद 1 महीने तक आप सिर्फ हल्का और गुनगुना खाना खाइएगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है? रुआन ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसके बाद से नर्स ने उसे दूसरी तरफ मोड़ा और रीढ़ की हड्डी के पास एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया। उसे महसूस हुआ कि ठंडी दवा धीरे धीरे उसकी पूरे शरीर में जा रही है और थोड़ी ही देर बाद वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। लियू रुआन ने अपने मन में एक सपना देखा। वो जैसे आसपास उसी दिन लौट गई थी जब उसने लाओ से मुलाकात की हुई थी। उसे याद आता है कि उस वक्त यी चेन अचानक बिना बताए देश से बाहर चला गया था। असल में उस समय यी चेन को उसकी असली पहचान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो बस उसके उस हौसले और यकीन पर यकीन कर रहा था जो उसकी इज्जत करता था, जो उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए घर छोड़कर भागने में दिखाया हुआ था। मेरा नाम ली बोटा है और मेरा पूरा नाम जी लाओ ली बोटा है। लियू रुआन ने आवाज की तरफ देखा। ये 3 साल पहले की बात थी जब लियू
ली बोटा से पहली बार मिली हुई थी उस समय वो बहुत बेफिक्र और आज़ाद ख्याल की थी, जो दिल से अमीर और घर से बिगड़े हुए लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और कुछ समझती भी नहीं थी। ये ली फैमिली का बड़ा बेटा लाओ था, जो बेहद काबिल था और जिसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। साथ ही उसे कई बड़े स्कूल और रिसर्च के ऑफर भी मिले हुए थे, यहाँ तक कि राजधानी के अस्पताल में भी चाहते थे कि वो उसके कहाँ पर काम करे। पास ही खड़ी उसकी माँ ली बोटा को बेहद पसंद करती थी। लियू रियान को भी उसकी बात में बेहद दिलचस्पी आने लगी थी। उसने सामने वाली आंखों में गहराई देखी हुई थी कि वो सच बोल रहा है। 3 साल में उसकी कभी भी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ली बोटा की पढ़ाई क्या है, और ना ही उसने कभी इसके बारे में प्लान्स या कोई तैयारी या परवाह देखी हुई थी। ली बोटा ने से उठाकर कहा कि प्लान्स? फिलहाल तो मेरे कोई प्लान नहीं है। लियू रियान की तरफ देखते हुए, क्योंकि मैं लियू रियान को बहुत पसंद करता हूँ और एक बात की मैं दूसरी बात के लिए छोड़ सकता हूँ उसे आसानी पर, तो पढ़ाई प्रेजेंट टाइम पर छोड़ करके मैं इस समय लियू रियान को चुनना ज्यादा पसंद करूंगा। लियू रियान ने अचानक अपनी आंखें खोली। वो होश से जाग चुकी थी और वो भी इस समय जहाँ उसका ऑपरेशन हो रहा था। वो उठना चाहती थी, लेकिन नर्स ने उसे जानबूझ करके मजबूती से पकड़े रखा और वापस नीचे लेटा दिया। जल्दी से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दो, दूसरा डोज जल्दी करो, वापस से होश में आ रही हैं। उसने अचानक डॉक्टर की आवाज़ सुनी और सुनाई देने पर लियू रियान ने कुछ बोलने की कोशिश की। लियू रियान की आंखें थोड़ी नम हो गई और धीरे धीरे उसका होश फिर से खोने लग गया। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन काम कर रहा था। 3 साल पहले ली बोटा ने जो जवाब दिया था वो अब उसे समझ में आ रहा था। वो चाह कर भी उठ नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात वो कहाँ से आ रही है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ली बोटा उसे इतना पसंद करता था कि उसने उसके लिए अपनी पढ़ाई और इतनी सारी चीज़ों को छोड़ दिया था। बेहोशी में उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि ली बोटा को वापस ढूंढना चाहती है। तभी फिर उसका ऑपरेशन खत्म हो और वो वापस आ गई। मिस लियू, आप इतना जल्दी फ्लाइट पर नहीं जा सकती हैं, इस तरीके से नहीं कर सकती हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भले ही आपको पता चल गया है कि मिस्टर ली अमेरिका किसी स्कूल में रहे हैं, फिर भी आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले रखना होगा अपना काम। ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर पर ध्यान रखें। असिस्टेंट लियू रियान के बेड के पास बहुत ही परेशान घूम रही थी। कम से कम अगले महीने तक आपको फ्लाइट नहीं ले पाएंगी, किसी भी तरीके से नहीं। डॉक्टर ने भी कहा कि ऊंचाई पर जाने से परेशानी बढ़ सकती है। क्या थाईलैंड वाले मामले से आपने कोई सबक नहीं सीखा है? लियू रियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस फोन की स्क्रीन पर टाइप करते हुए कहा, मेरे लिए अगले हफ्ते अमेरिका की टिकट बुक कर दो। पता करो कि ली बोटा का रजिस्ट्रेशन अब कहाँ पर है। ये देखकर के असिस्टेंट ने कहा, चेहरा एकदम से अजीब हो गया। उसने कहा कि माफ कीजिएगा मैम, लेकिन आपके और मिस्टर ली के डिवोर्स के बाद से मिस्टर ली ने ऑनलाइन ही अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर लिया था और उसका प्रोसेस भी पूरा कर लिया था उससे पहले ही। मेरे पास अब ये देखने की परमिशन नहीं है कि मिस्टर ली ने अपनी नई जगह कहाँ पर रजिस्टर की हुई है, और आपने पहले जो घर मिस्टर ली को दिया था वो भी अब उन्होंने बेच दिया है। उनके नाम पर जो पहले बैंक अकाउंट था, उनके अलावा अब हमारे पास उनसे कांटेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन बचा ही नहीं है। लियू रियान ने आगे कुछ नहीं लिखा और असिस्टेंट को चुप हो गया। असिस्टेंट ने भी कुछ नहीं कहा। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तभी दरवाजा अभी खुला ही नहीं था कि कुछ लोग अंदर आ गए, और कुछ लोग अंदर आए ही थे। यी चेंग भी वहां पर अचानक से आ गया था। सिर्फ कुछ ही दिनों में यी चेंग का चेहरा बहुत ही बदला हुआ लग रहा था। दोनों का कोई मुलाकात नहीं हुई थी। यी चेंग काफी कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और अंदर घुस गई थी उसकी आंखें। उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था। ये सब देख करके लियू रियान के असिस्टेंट का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा कि तुरंत यहाँ से आगे बढ़ो। तुम्हारी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई यहाँ पास आने की? रुकते हुए कहा कि मिस्टर यी चेंग, आपको यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था, ये ठीक नहीं है। मिस लियू की अभी आराम की जरूरत है। यी चेंग अपने दांत भींचते हुए तुरंत उसके साथ गिड़गिड़ाने लग गया कि रुआन, क्या तुम मुझे इस तरीके से सजा दे रही हो? मेरी सच में गलती क्या थी? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो? लियू रियान के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। यी चेंग ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ था और वो पूरी तरीके से समझ गया। रुआन, तुम्हारी जो थीसिस थी, मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कांटेक्ट करके वापस ले लिया और कहा कि तुम्हारी थीसिस को तुम्हारे नाम की जगह पर ली बोटा के नाम पर कर दिया गया है और भेज दिया गया है। मेरे नाम पर मेरी डिग्री, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा सर्टिफिकेट सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया है। प्लीज मेरी बात करो। उसकी आवाज़ बहुत कांप रही थी, जैसे वो किसी गहरे डर में डूब गया हो। लियू रियान ने जब ये सुना तो उसने अपने पहले किए गए फैसलों पर ज्यादा पछतावा होने लगा। अब हॉस्पिटल भी मुझे नौकरी के लिए निकाल रहा है, लेकिन सिर्फ एक बात अगर तुम कह दो तो मैं वापस हॉस्पिटल में मुझे काम मिल सकता है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरे लिए कुछ कह दो। हमारे इतने समय के रिश्ते का ख्याल करो। यी चेंग के दोनों पैर कांप रहे थे। उसने देखा कि लियू रियान का चेहरा बिल्कुल शांत और बेअसर था। उसने घुटने टेक दिए और एक तेज आवाज के साथ नीचे बैठ गया। तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूँ, मुझे एक मौका दे दो, मैं खुद को सुधार लूंगा, प्लीज एक बार। लियू रियान ने जमीन पर टिके हुए उसे देखा और उसकी तरफ इशारा किया। उसका दिल पिघला, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से नॉर्मल हो गया। उसने अपना बस सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। असिस्टेंट समझ गई कि उसने तुरंत सिक्योरिटी को फोन करके यी चेंग को बाहर ले जाने के लिए कहा। यी चेंग रोते और चिल्लाते हुए पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा रहा था, जिसकी आवाज पूरे कमरे तक जा रही थी। लियू रियान ने अपना फोन चालू किया और कुछ महीने पहले के मैसेज को देखने लगी, जिसमें उसने ली बोटा की थीसिस और सारे डॉक्यूमेंट यी चेंग को ईमेल भेजने पर उसे इस समय पछतावा हो रहा था। उसके मन में बहुत पछतावा था कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। उसने अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजा, ली बोटा के नाम पर अमेरिका के मेडिकल कॉलेज में $20 मिलियन डोनेट कर दो। लियू रियान अपने साथ डॉक्टरों की एक पर्सनल टीम और $30 मिलियन के साथ एक नए मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर के फ्लाइट पर अमेरिका जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए। फ्लाइट की कैबिन की एक ऐसी बहुत
तेज चल रही थी और उस एसी से उसे थोड़ा तकलीफ हो रही थी, लेकिन लियू रुआन के ऊपर से आ रही ठंडी हवा को देख रही थी। उसका दिल बहुत भारी था। पूरे कैबिन में कोई भी बात नहीं कर रहा था, सन्नाटा था। ऐसा लग रहा जैसे कि चारों तरफ सिर्फ एक सन्नाटा ही छाया हुआ है। आंखें बंद करने पर भी खुद के दिल को, धड़कन को साफ सुन पा रही थी, इतना सन्नाटा था। उसने खुद से माना कि वो अब बहुत बड़ी गलती कर चुकी है और अब ली बोटा को याद करने लगी है। लेकिन ली बोटा के जाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सच का सामना कैसे करे, क्या सोचे और आखिर वो करे तो करे क्या। सारे कॉन्टैक्ट पहले ही ब्लॉक हो चुके थे। वो तलाक के कागजात भी अभी उसके बैग में रखे हुए थे। असल में लियू रुआन की तरफ कोई भी कोशिश नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसने पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट को ब्लॉक किया हुआ था। ली बोटा का गुस्सा शांत कर सके उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। उससे माफी मांगने तक का उसके पास मौका नहीं था। उसका फैसला वो बदल देगी अगर एक बार मिल जाए तो। लियू रुआन की फ्लाइट में अभी भी ये महसूस नहीं हुआ था उसे कि 14-15 घंटे का सफर इतना लंबा हो सकता है। उसने करवट बदली और अपना सिर सीट से टिका लिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। पर्सनल डॉक्टर हर 1 घंटे में आकर के उसकी तबीयत की जांच कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से फ्लाइट लैंड हुई। अमेरिका की वाशिंगटन में बहुत तेज बारिश हो रही थी। लियू रुआन 7-8 पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ वीआईपी गेट से बाहर आई और सीधे ब्लैक कलर की कार में वहां पर से बैठ गए। असिस्टेंट ने कहा, हम पहले होटल चलते हैं मैम, वहां चल करके हमें पहले आराम करना चाहिए। लेकिन लियू रुआन ने साफ मना कर दिया, पहले तो होटल में रुकते हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक आपने जो जी सर के लिए जिस मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे दिए हुए हैं और जो सामान डोनेट किया है वह सब वहां पहुंच चुका है। इस बार चार्टर्ड प्लेन से जो मेडिकल इक्विपमेंट भेज रहे हैं वो भी जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। आपको एक भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और आप प्लीज आराम से थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। असिस्टेंट एक तरफ तो लेटेस्ट प्रोसेस और प्रोग्रामिंग की रिपोर्ट दे रही थी और दूसरी तरफ आईपैड में पेमेंट के सक्सेसफुल होने की रिकॉर्ड दिखाई थी। लियो रुआन को ये सब दिख रहा था, लेकिन लियो रुआन ने अपने हाथ से असिस्टेंट के बढ़ाए हुए आईपैड को किनारे कर दिया और दूसरी तरफ हाथ से लंबे बालों को संभालने लगी। उसने लिखा कि होटल नहीं जाना है, सीधे मेडिकल कॉलेज चलो। मेडिकल कॉलेज के डीन को फोन लगाओ और कहो कि मैं बस वहां पहुंचने वाली हूँ। असिस्टेंट ने पूछा, तो क्या डीन के जरिए आप जी सर को भी वहां पर पहुंचने के लिए इन्फॉर्म कर दें या आप उससे कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं? असिस्टेंट के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट थी। वह लियो रुआन के जवाब का इंतजार कर रही थी। लियो रुआन भी अजीब सी चुप्पी में डूब गई थी। उसने लिखा कि डीन से कहो कि वह मेरे लिए ली बोटा के बीच एक पर्सनल मीटिंग का अरेंजमेंट करे। एयरपोर्ट से कॉलेज तक का रास्ता महज आधे घंटे का था, लेकिन लियो रुआन घबराहट में फ्लाइट की सीट पर इतनी कसकर पकड़ी हुई थी कि उसकी हथेली से पसीना छूट रहा था। वो श्योर नहीं थी कि ली बोटा उससे वहां पर कांटेक्ट करेगा भी नहीं, या फिर ली बोटा वहां जाने से कोई चाल चल रहा है या फिर नहीं। वो अभी भी नहीं जानती थी कि ली बोटा के दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग्स बची भी है या खत्म हो चुकी है। उसने थकान की वजह से अपनी आंख बंद कर ली ताकि थोड़ी देर आराम मिल सके, लेकिन उसकी गले का दर्द और उसका भारीपन उसे पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेडिकल कॉलेज के डीन भारी बारिश के बीच खड़े ही थे कि अदब से मेन गेट से बाहर इंतजार कर रहे थे। लियो मैम, आप ही के आने का इंतजार हो रहा था। आप इस जनरेशन डोनेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी बड़ी डोनेशन की। लियो रुआन ने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने बॉडीगार्ड और असिस्टेंट के साथ मिलकर के आगे जाना चाहती थी और जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट के मेन गेट के अंदर चली गई। लियो रुआन ने असिस्टेंट को एक इशारा किया। असिस्टेंट तुरंत ही बारिश के बीच में मुड़ी और सामने हाथ मिलाया और कहा, डीन सर नमस्ते। हमारे लिए में आपके पास मिलने के लिए बहुत कम वक्त है, इसलिए फिलहाल हमें जिस काम के लिए आए हुए थे उस काम करना होगा। आप सबसे पहले जी सर के साथ मीटिंग कराइए जिसकी हमारी बात हुई थी। बताइए आपको उसका अरेंजमेंट कहाँ किया हुआ है। इंस्टीट्यूट के दिन अचानक हैरान रह गया। उसके चेहरे पर उसके एक्सप्रेशन एक पल में बदलने लगे। वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया और बोला कि फिर आपके पास यहाँ आगे चलकर के रास्ता दिखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो फिलहाल आगे चलते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। दरअसल देखिए बात क्या है कि हम किसी भी तरीके से अपने कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे सीधे बात कराने के लिए हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा हुआ है और ये हमारे रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है। कि मेडिकल कॉलेज के एडवांस लैब है, माफ कीजिएगा, हमें अधिकार नहीं है कि हम स्टूडेंट को किसी ऐसे काम में शामिल होने के लिए कह सके जिनका उनकी पढ़ाई से कोई लेने देना नहीं है। प्रेसिडेंट लियो की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमने बस कुछ समय के लिए प्रैक्टिकल क्लास रखी हुई है। डीन की आवाज में थोड़ी नाराजगी साफ झलक रही थी, लेकिन लियो रुआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसे तो किसी भी तरीके से लियो से मिलना हुआ था। उसने बस अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड को हटाया और सीधे लैब के अंदर जाने लगी। लैब का दरवाजा खोला उसके लिए काफी भारी लग रहा था। साफ नजर आ रहा था कि वो काफी ज्यादा सिक्योर है, जिसे देख करके लग ही रहा था कि अंदर सीधे नहीं जाया जा सकता है। लेकिन उस दरवाजे के ऊपर की तरफ आधा शीशा लगा हुआ था। लियो रुआन ने जैसे ही डीन को इशारा किया और वो आईडी स्कैन करके दरवाजा खोलने के लिए बोला, वैसे ही अंदर से न जाने कैसे जी लाओ और एक अनजान लड़की के हंसने और बोलने की आवाज सुनाई दी। लियो रुआन का दिल अचानक से घबराने लग गया। उसने थोड़ा देर बाद से कोशिश की और उससे याद आया कि उसे किसी भी तरीके से इस लड़की का तो कोई कांटेक्ट था ही नहीं। उसे जैसे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर बार उसने कब इस तरीके से अपने पति को मुस्कुराते हुए देखा था और कब वो उस तरीके से खुश हो रहा था। लियो रुआन ने उस शीशे के पास अंदर झांकने की कोशिश की। जी लाओ अपनी व्हाइट कोट पहने हुए लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके पास खड़ी लड़की कद में उससे थोड़ी छोटी थी। वे दोनों मिल करके एक्सपेरिमेंट डेटा के बारे में बातें कर रहे थे और उन दोनों के अलावा अंदर कोई भी नहीं था। आसपास में बहुत घुल मिल रहे थे। लियो रुआन को उसकी बातें साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि लैब का जो साउंड प्रूफ सिस्टम था वो अच्छा था।
लेकिन फिर भी उसकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। उसे बीच बीच में हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन इस तरह देखने पर साफ लग रहा था कि जी लाओ बहुत खुश है और उस लड़के के चेहरे पर भी बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। उसे एक पल के लिए कंफ्यूजन हो गया। इस पर लियूरॉन के दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह इस बात से डर रही थी कहीं नतीजा कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। उसे इतना डर लग रहा था कि उसे वापस अटैक आने की प्रॉब्लम होने लगी। उसने अपने सीने में एक अजीब सी बेचैनी और भारीपन महसूस होने लगा। उसका सिर चकराने लगा। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी थोड़ा पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए गिरने वाली थी कि पास खड़े असिस्टेंट ने घबरा कर तुरंत फोन किया और कहा रिसर्च इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर इंतजार कर रहे डॉक्टर से कि तुरंत ऑक्सीजन मशीन लेकर के आओ। ऑक्सीजन मशीन है क्या आपके यहाँ? क्या कोई ऑक्सीजन मशीन है? जल्दी करो, प्रेसिडेंट लियो को इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है, प्लीज जल्दी कीजिए। लेबोरेटरी में था तभी बाहर से आ रही कॉरिडोर की शोर शराबे की आवाज से मेरा ध्यान भटक गया। मैं बिना सोचे समझे अपना सिर बाहर निकाल कर देखता। लियोरॉन ने उन लोगों को पीछे ढकेल दिया जो सहारे के लिए उससे आगे बढ़ रहे थे। उसने तुरंत डीन के शरीर पर लटके आईडी कार्ड के वेरिफिकेशन कार्ड को झटके से छीना और बीप की आवाज के साथ उसने लेबोरेटरी के गेट को स्वाइप करके खोल दिया। रोंगटे खड़े हो गए। उससे अचानक से उसे बदलाव से मैं थोड़ा चौंक गया कि अचानक कौन अंदर आ गया। मैं अनजाने में ही शेन यूचू को अपने पीछे छुपा लिया। इसके बाद ही मैंने साफ साफ देखा कि आखिर कौन है जो इंसान इस तरह के अंदर घुस आया है। ये सब कुछ लियोरॉन की आंखों के सामने हो रहा था। वह जो कुछ भी कहना चाहती थी उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे, क्योंकि आंखें आखिरकार एक दूसरे से फाइनली मिल ही गईं। लियोरॉन के सामने जो कुछ भी हो रहा था वो एकदम पागलपन की तरह था। उसने पागलपन की हद तक की तरह अपनी स्क्रीन पर बार बार टाइप करने लगी। उसने लिखा, वो लड़की कौन है? क्या तुमने उसके लिए मुझे तलाक दे दिया है? लियोरॉन ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से भी मना कर दिया। उसने टेस्ट रूम में जा करके आराम करने से भी इनकार कर दिया। उसने बस एक जिद पकड़ रखी थी कि शेन यूचू को बाहर निकाला जाए। सब लोगों ने शेन यूचू को बाहर निकाला और जैसे ही हाई टेक लेबोरेटरी में मेन गेट पर क्लिक के आवाज के साथ सब कुछ बंद हो गया। अंदर सिर्फ लियोरॉन और मैं ही बचे थे। मैं उसकी तरफ सीधे नहीं देख पा रहा था। मैंने बस अपना रुख बदला और अपने सामने लगे माइक्रोस्कोप को फिर से ठीक करने लग गया। मैं वहीं अपना काम करने लग गया। मैंने उस पर एक भी ध्यान तक देने से मना कर दिया। लियोरॉन का गुस्सा एकदम और ज्यादा बढ़ गया। एक जोरदार आवाज के साथ उसने एक्सपेरिमेंट टेबल पर रखे सारे इक्विपमेंट्स और मटेरियल को नीचे जमीन पर गिरा दिया। लियोरॉन इस हद तक और इस हरकत ने मुझे सच में डरा दिया। शुरुआती हैरानी से लेकर के धीरे धीरे मैं पूरी तरह खामोश हो गया। मेरे दोनों हाथ बगल में लटके हुए थे और मैं धीरे से झुक करके आज के एक्सपेरिमेंट से जुड़ी जितनी भी सैंपल्स थे उन्हें समेटना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने उससे माइक्रोस्कोप को जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा था नीचे उठा करके वापस टेबल पर रख दिया। उसका लेंस पहले से टूट चुका था। जिस इक्विपमेंट को मैं हमेशा अपने दिल से परवाह करता था अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। लियोरॉन अब भी मेरे इस बर्ताव से नाराज थी। उसने झटके से मेरा दायां हाथ पकड़ा और मुझे अपने बिल्कुल करीब खींचा। उसने मुझे स्क्रीन पर लगे पागलों की तरह टाइप करते हुए दिखाया, मुझे जवाब दो। मोबाइल स्क्रीन की रोशनी आंखों को चुभ रही थी और मेरे दिल इस वक्त सिर्फ चिढ़ और बेचैनी महसूस हो रही थी। वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे गुस्से में पीछे हटा दिया और कहा ठंडे लहजे में कि लियोरॉन, मैं गूंगा नहीं हूँ और तुम भी गूंगी नहीं हो। देश में रहने का क्या मतलब है? और तुम्हें देश में रहना चाहिए था, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। और वो बीचैन है ना, वो तुम्हारे ख्याल रखने के लिए फिर यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम लोगों के लिए खाली जगह छोड़ दी है। तुम फिर यहाँ पर कभी वापस आने की परेशानी मत उठाना। ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ वापस मत आओ ताकि मेरी कोई परेशानी ना हो। ये कहते कहते मुझे अचानक कुछ बातों का एहसास हुआ। मैंने दांत भींचते हुए कहा, वो रिसर्च पेपर मैंने खुद लिखा था। मैं उसे अपने दम पर वापस हासिल करूंगा और हासिल कर भी चुका हूँ। तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट को उसे दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने हाथ में मौजूद उस सो कॉल्ड ताकत का इस्तेमाल करोगी और मेरी मेहनत को बर्बाद कर दोगी और उस पर असर डाल सकती हो? अगर तुम्हें दम है तो यी चेंग को खुद के दम पर रिसर्च पेपर लिखने और अवार्ड जीतने के लिए कहो। मैं उसकी कामयाबी की सीढ़ी नहीं हूँ। मेरे चेहरे पर गुस्से के भाव थे और मेरा सीना तेज से ऊपर नीचे हो रहा था। लियोरॉन के दर्द के मारे अपनी कमर सीध तक नहीं कर पा रही थी। वो वहीं पर लगातार बैठी हुई थी यहाँ तक कि उसे ठंड लगकर पसीना आ रहा था। उसने एक सांस जल्दी से लेबोरेटरी के लैब के किनारे पकड़ने की कोशिश की और उठने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर पड़ी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, बचाओ, मुझे बचाओ। लियोरॉन अपनी चेतना बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके कानों में लगातार साए साए की आवाज गूंज रही थी। गुस्से से बिल्कुल उसके कान लाल हो रहे थे। चेतना बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। उसके कान में लगातार साए साए की आवाज जब गूंज रही थी तो वो एक ही बात बोल रही थी, मुझे बचाओ, सिर्फ ली जाओ। उसके चेहरे के गुस्से वाले भाव दिख रहे थे। वो अब भी मुझे महसूस नहीं कर पा रहा था, जिसके मुंह से लगातार चल रहा था कि बस निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वह सुन नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। वह उससे माफी मांगना चाहती थी। उससे पूछना चाहती थी कि क्या वो उसे वापस आ सकता है, क्या वो उससे दोबारा शादी कर सकता है, क्या वो तलाक ना देने के लिए मान सकता है। लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। वो लगभग सांस ही नहीं ले पा रही थी। एक सांस जैसे उसके गले में अटक गई थी। ना जाने ऊपर जा रही थी और ना नीचे आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह म्यूटिज्म की बीमारी की वजह से था या फिर ट्यूमर हटाने की घाव ना भरने की समस्या कारण था। लियोरॉन को सिर्फ अपना गला बहुत सूखा हुआ महसूस हो रहा था। वो जो कुछ कहना चाहती थी वह हजारों शब्दों के बराबर था, लेकिन आखिर में वह सिर्फ 1 मिनट की बात कह पाई और 1 मिनट की बात में ही उसके साफ रह गया, माफ कर दो।
उसने अपने दाहिने हाथ को पूरी ताकत से लगा करके पास के टेबल के कोने को पकड़ने की कोशिश की ताकि वो खुद को संभाल सके और उससे कुछ बात कर सके, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हो जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। उसकी सांस अटक रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लड़खड़ाते हुए उससे बात करना चाहती थी, जिससे वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसका दूसरा हाथ लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था, जैसे वो मुझे पकड़ना चाहती हो। मैं उससे ज्यादा दूर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मुझे पकड़ नहीं पा रही थी। जी लाओ, उसकी पलक भारी हो रही थी और वो जीते जी मर रही थी। उसका गला इतना घुट रहा था कि सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। वो मायूस होकर जमीन पर बैठी जोर जोर से सांस ले रही थी, बस अपने सामने की जमीन को घूर कर खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। कानों में गूंजती आवाज और भी गंभीर हो गई। एक पल के बाद और लोग वहां आने लगे उसे देखने के लिए। किसी ने उठाया तो किसी ने उसके मुंह पर ऑक्सीजन और नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, और आखिरकार ताजी हवा ऑक्सीजन जब फेफड़े पे पहुंचने लगी तो लियू रुआन को ऐसा लगा जैसे वो काफी देर से सीधे बैठने की कोशिश में अपनी तरफ से कामयाब हो रही है और वह कहीं जाकर के उसे राहत मिल रही है। होश आते ही उसने झटके से अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और सामने खड़े इंसान के सहारे खुद को खड़ा रखने की कोशिश करते हुए बोली, जी बोदा। कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। आसपास के लोग भी हरकत में आ गए। लियूरॉन ने भारी मन से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन जो कुछ उसने किया उसमें बहुत हिम्मत लग रही थी। जो कुछ उसने देखा उसकी हिम्मत एकदम से टूट गई। अब ये भी जो लड़की जी बोदा के साथ हंस कर बातें कर रही थी, अब वो काफी फिक्रमंद लग रही थी। जी बोदा के हाथ थामे हुए थी। ऐसा लग रहा था मानो जी बोदा का हाल पूछ रही हो। जी बोदा ने मुस्कुराकर उसे इशारा किया कि वो पूरी तरीके से ठीक हैं। लियूरॉन ने पहले कभी भी ये दुख महसूस नहीं किया था। उसे इतना दुख हो रहा था मानो वो टूट कर मर जाने वाली है। उसे 3 साल पहले की वो रात याद आ रही थी जब यी चेंग उसे छोड़कर चला गया था। वो पहला प्यार था जब उसे इस तरीके से दुख हो रहा था। यी चेंग जब उसे छोड़कर गया था तो उसे पता नहीं था कि वो किस बात पर छोड़कर गया है। उसने बस एक नोट छोड़ दिया जिसमें उसने कोई वजह भी नहीं बताई हुई थी, बस जाने की एक बात बताई हुई थी कि वो जा रहा है। उसने उस वक्त लियोरॉन को बहुत दुख हुआ। उसे इतनी चोट पहुंची थी कि वो बेबसी महसूस कर रही थी और बाद में उसे पता चला कि उसे म्यूटिज्म की बीमारी हो चुकी है। और उसे किसी का डर नहीं था, बस भरोसा था और ना ही किसी को यकीन करने का दिल कर रहा था। लोगों से बात करने का मन नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना जरूरी समझा। लेकिन अब उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा है। उसे अपने प्यार को वास्तव में खोने का डर महसूस हो रहा है, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। उसे नहीं पता कि जी बोदा ने उसे क्या कहा, लेकिन उसे जवाब का अंदाजा हो गया कि वो क्या कहना चाहता है। अब चुने तो आखिर उस चुने किस बात को? अब वो उसे नहीं चुनेगा। लियोरॉन ने अपने दांत भींचते हुए लड़खड़ाते हुए बोला कि एक बार के लिए मेरी बात सुनो। जैसे जैसे भीड़ को चीर करके आगे बढ़ने लगी, वो एक बार फिर से मेरे सामने आना चाहती थी। ऐसा लगा कि बस इन कुछ कदमों को चलने में ही उसने अपना पूरा दम लगा दिया था। उसके पूरा शरीर पसीने से भींच गया था। एयर कंडीशन की ठंडी हवा लगते ही पल भर में उसके पूरा शरीर में सिरहन दौड़ गई। लियूरॉन ने अचानक से मेरे सामने खड़ी लड़की को एक तरफ ढकेल दिया और मैंने अनजाने में ही अपने कदम पीछे खींच लिए। मुझे इसका एकदम से जैसे डर सा महसूस हुआ। उसके चेहरे और उसकी आंखों में पूरी तरीके से सतर्कता थी। उसने मुझसे कहा, एक बार मेरी बात सुनो। उसने अपने मुंह खोला और आखिरकार आवाज से वैसे ही लौट आई जैसे उससे पहले बोला करती थी। उसने कहा, शादी कर लो, घर चलो, बस एक बार के लिए। लेकिन इस समय मैं पूरी तरीके से इनकार करने के लिए साफ था। मैं किसी भी तरीके से उसे वापस अपनाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि मेरी आंखों की गहराई और करवाहट भी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपना मुंह नीचे किया और माथे पर शिकन आ गई, जिससे साफ लग रहा था कि मैं चिढ़ा हुआ हूँ। और उस हरकत के बाद मैं उससे चिढ़न के अलावा और कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। मैं जवाब दिया कि मैं मना करता हूँ, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद जैसे उसे बहुत बड़ा धक्का लगा हो। एक बहुत ही खराब मोड़ पर खत्म हुई मुलाकात थी। उसके बाद लियू रुआन बेहोश हो गई और उसे वापस से होटल ले जाया गया। लियूरुआन अपने होटल के कमरे में चुपचाप अपने पिता के फोन पर बात करी थी। उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी तुम्हें पूरी दुनिया घूमना है और तुम उस आदमी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम बीमार हो, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो। तुम्हें पता भी है कि ग्रुप में आजकल कितनी चीजें चल रही हैं। तुम्हारे 2 दिन के बेहोश होने की वजह से ग्रुप में इतना नुकसान हुआ है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। लियूरुआन सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। काफी देर की खामोशी के बाद उसे अपने दूसरे हाथ से फोन काट दिया, ये जताते हुए कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे समझ आ गया है कि काफी देर तक होटल बैठ के सिरहन पर टिक करके गुमसुम बैठी रही। उसके दिमाग में बार बार बस एक ही चीज चल रही थी कि एक बार बस उससे बात हो जाए। वही बात गूंज रही थी कि मैं मना कर रहा हूं उसे। लियूरॉन को अब भी सच में यकीन नहीं हो रहा था कि लियू प्रेसिडेंट अब इस तरीके से पड़ी हुई है। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी अब पूरी तरीके से उसके दिल में खत्म हो चुकी है। उसके पिता ने आपके लिए दोपहर के देश में वापस लौटने की टिकट बुक करा दी है। लियू प्रेसिडेंट, आप सुन तो रहे ना? वो बेहोशी में ऐसी पड़ी होती जैसे उसे कोई सुध बुद्धि ना हो। फिर भी उस असिस्टेंट ने कहा कि आपको देश वापस जाना होगा, आप देख लीजिए। असिस्टेंट ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर के धीरे से स्थिति की जानकारी दी। लियूरुआन ने एक लंबी आह भरी और मायूस चेहरे के साथ अपना हाथ हिला दिया। लियूरुआन जब जीचंग वापस आ गई तो वह लगातार मदद करने के बहाने कुछ समय के लिए ली जाओ की जानकारी पूरी तरीके से लेती रहती थी कि अब वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और शायद उसे उम्मीद थी कि किस तरीके से कभी वो उसे मना करके वापस लेती आएगी।
लियो रुआन इस समय इस स्थिति में है कि वो किसी भी तरीके से किसी से भी कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं कर रही है। इस तरह लगभग आधा साल बीत गया। इस दौरान यी चेंग भी लियो रुआन के परिवार के तहत आने वाले अस्पताल में काम कर रहा था, लेकिन उसकी रिसर्च वर्क, डिग्री, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और सर्टिफिकेट जितनी भी चीज़ें थी सब स्कूल द्वारा रद्द किए जाने के कारण उसे डॉक्टर के प्रोफेशन वाले सर्टिफिकेट से भी निकाल दिया गया था और उसकी भी जाँच की गई थी। पता चला कि उसने घरेलू और विदेशी संस्थानों के साथ मिल करके चलाए जा रही इस प्रोजेक्ट के जरिए चालाकी से इसे हासिल किया था और उसने असली कीमत पर और असली काम से कुछ हासिल नहीं किया था। उसने असल में किसी भी तरीके की कोई भी प्रोफेशनल या थ्योरी प्रैक्टिकल स्किल की ट्रेनिंग पूरी की ही नहीं थी। इसीलिए जियांगचैंग के फर्स्ट हॉस्पिटल ने भी उसे रजिस्टर्ड डॉक्टर के सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। यी चेंग ने भी आधे साल के दौरान अनगिनत बार लियो रुआन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे एक बार भी उससे कांटेक्ट नहीं मिल पाया, वह एक बार भी उससे मिल नहीं पाया। आखिरकार जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को रिश्वत देने के लिए हर तरीके को अपनाया। तब जाकर बड़ी मुश्किल से वो अपनी नौकरी को बचा पाया था, लेकिन अब वह सिर्फ एक असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर सकता था। दूसरे साल का बसंत आया। लियो रुआन के असिस्टेंट के चेहरे पर घबराहट आई हुई थी। वो ऑफिस के अंदर दौड़ती हुई आ रही। इतने समय में लियो रुआन खुद के काम पर डूबी रखी हुई थी और उसने जानबूझ करके इतना काम बढ़ा लिया था कि वो काम में डूबे रहने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उसने पहले से लागू हो रही चेक डिवोर्स के फैसले को शिकायत को कई बार रद्द कराने की कोशिश की ताकि वो फिर से उसका रिश्ता एक हो सके, लेकिन क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था इसलिए सबूत और नोटिस की कमी होने की वजह से वो खारिज हो गया। मिस्टर जी वापस आ रहे हैं मैम, आप उनसे मिलना चाहती हैं? और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वह मेडिकल फील्ड के एक नए अवार्ड के कंपटीशन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। लियो रुआन का ध्यान इस बात पर गया। उसने अपने हाथ का काम को रोक दिया और सिर उठा करके असिस्टेंट को आगे बोलने का इशारा किया। असिस्टेंट ने कहा कि इस बार कंपटीशन के बाद होने वाले फोरम डिस्कशन जियांगचेंग के फर्स्ट हॉस्पिटल में ही रखा गया है। इसका मतलब यह है कि मिस्टर जी चेंग वापस आ रहे हैं। और लियो रुआन झटके से एकदम से खड़ी हो गई ये सुनने के बाद से। जल्दबाजी में उसके हाथ से सारे डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर गए। लियो रुआन ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टाइप करते जारी रखना और कहा कि कब आधे साल में वो लगातार अपना इलाज करा रही है और अपने शरीर का पूरा ध्यान रख रही है। उस समय उसके गले का ट्यूमर पूरी तरीके से निकल चुका था। आधे साल के चेकअप के बाद से उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत दिख रही थी और उसका जो ट्यूमर था उसमें दोबारा ग्रोथ नहीं दिखी थी, लेकिन वो अभी भी बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उसका रोग अभी ठीक नहीं हुआ था। उसके पास कोई दवा नहीं थी। शायद इस बार उसकी दवा जी लाओ है। असिस्टेंट ने कहा कि अगले हफ्ते आप देखिए, क्या जियांगचेन के मेडिकल एसोसिएशन से पहले ही बात करके हम कुछ कर सकते हैं और शायद उनसे बात करने की जरूरत भी है ताकि मिस्टर जी का इनाम पक्का हो सके। लियो रुआन को तो अब भी घबराहट महसूस हो रही थी क्योंकि उसे कंफर्म था कि वही जीतेगा, लेकिन फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। उसने अपने फोन को कसकर पकड़ा और यहाँ तक कि उसके हाथ भी कांप रहे थे, इतने बुरी तरीके से पकड़ रही थी। वो बार बार लिखती है और मिटा देती है, फिर आखिर में लिखती है कि इवेंट के खर्चे का स्पॉन्सर करने के बहाने 1 करोड़ रुपए फंड ट्रांसफर कर दो और मेरी तरफ से हर उस प्रोफेसर से मिलो जो इस फोरम में शामिल हो सकता है। उन्होंने मेरा मतलब साफ साफ समझा देना कि मतलब क्या, ठीक है? लियो प्रेसिडेंट आपके असिस्टेंट ने तुरंत हाँ कह दिया और उसके असिस्टेंट वहां से तुरंत चल गए। इसके बाद कामों को पूरा करने के लिए वो जब निकली तो उसने साफ साफ कहा कि मैं आपका काम आसानी से पूरा कर दूंगी। उसका मतलब शायद साफ था कि वो धोखे से मुझे जिताना चाहती है, लेकिन लियो रुआन के दिल में धड़कनें अभी भी शांत नहीं हुई थी। लियो रुआन ने रात के 11 बजे के बाद अपना पूरा काम खत्म किया। बस वह बेसमेंट और पार्किंग में गाड़ी लेकर निकल नहीं वाली थी, तभी वहां पर उसे यी चेंग मिल गया। वो बेसमेंट की पार्किंग पर लियो रुआन को लगभग आधे दिन से इंतजार कर रहा है और वहीं पर बैठा हुआ है। लियो रुआन को देखकर वह अपनी खुशी नहीं रोक पाया। यी चेंग 1 मिनट के लिए मुझसे बात कर लो प्लीज। उसने जानबूझ करके उसे रोकने की कोशिश की और खुशी से आवाज दी, रुआन क्या तुम मेरी बात सुनोगी? लेकिन लियो रुआन का कोई जवाब नहीं दिया। उसने ध्यान से 2 बार देखा और फिर उसने हटा करके गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यी चेंग मजबूती से गाड़ी के हैंडल को पकड़े हुए था और वहीं पर अड़ चुका था। वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुआन तुम मुझसे कब तक नाराज होगी? लियो रुआन ने अपना सिर उठाया और ध्यान से देखा। उसका पहनावा अभी भी काफी आलीशान था। उसने अरमानी का लेटेस्ट प्रेसिडेंट और काफी महंगा सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक चांदी की घड़ी थी जो कि काफी ज्यादा कीमती थी। वो वॉच अब ही बदल चुकी थी। दोनों बहुत करीब थे। लियो रुआन को सिर्फ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके पास आने से भी उसे घृणा आ रही थी। उसने अनजाने में कुछ कदम पीछे बढ़ाए और कहा कि क्या है और अपना मुंह से नाक ढक लिया। यह हरकत यी चेंग की आंखों में साफ साफ नफरत और चिढ़ जैसी लग रही थी। उसे काफी चिढ़न हो रही थी कि वो उसके पास तक आना नहीं चाहती है। उसने गाड़ी के हैंडल को पकड़े हुए अपने दाहिने हाथ और अपने आप को कसके पकड़ लिया और कहा, लियो रुआन अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अब मैं डॉक्टर नहीं रह गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? इतने सालों तक मैं जो पढ़ाई की है वो बेकार नहीं गई है। उसने इस समय मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उस समय तुमने जो कहा था मैंने गलती की थी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। बस उस रास्ते पर अब मैं वापस चल रहा हूँ जिस पर आम लोग भी नहीं चल सकते हैं। तुम भी यही सब कुछ चाहती थी ना, तो तुम मुझे सपोर्ट करोगी है ना? तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो ना? वो ठीक है। फिर अब अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया?
यी चेंग की आवाज़ में गुस्सा और नाराजगी साफ दिख रही थी, लेकिन लियू रुआन के सामने वह इसे जताना नहीं चाहता था और उसे सब कुछ पे दबा करके बोलने की कोशिश कर रहा था। लियू रुआन अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और बिना कुछ बोले चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। यी चेंग थोड़ी देर शांत रहा और फिर उसने बोलना जारी रखा, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा है। थाईलैंड में उससे जो कुछ हुआ था वो सब मेरी गलती थी। वो सब इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था और मैं बहुत बेताब था। मुझे लगा शायद तुम मुझे दोबारा छोड़ दोगी या तुम मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाओगी, इसीलिए मैंने सब कुछ किया। उस थप्पड़ के लिए भी मुझे माफ कर दो, मेरे साथ रहो प्लीज, इसलिए मैंने ऐसा किया। लियू रुआन, मुझे एक और मौका दे सकती हो? क्या हम फिर से ठीक हो सकते हैं? क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? मैं पक्का अच्छे से पढ़ाई करूंगा, दोबारा सर्टिफिकेट हासिल करूंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ हिसाब से करूंगा जो तुम्हारे हिसाब से है। एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, तुम्हारे जीतने के लिए जितने भी इलाज हैं मैं उन सब पर खुद से करीबी से नजर रखूंगा। तुम्हारी ये जो बीमारी है वो 6 महीने पहले की है। जब मैं वापस आया था तब तक लगभग ठीक हो चुकी थी। तुम मुझे खुद सुधारने का एक और मौका दे दो प्लीज। यी चेंग की आवाज लड़खड़ा रही थी, उसकी बातें अजीब सी लग रही थी। उसकी हर एक बात बस एक बेबसी और एक बेवकूफ़ी थी। एक ही गुजारिश थी, लियू रुआन मुझे माफ कर दो। लियू रुआन ने अभी कुछ नहीं कहा, बस उसने नीचे देखा अपने फोन को और एक मैसेज भेजा। यी चेंग अभी घबराया हुआ था, उसका हर एक हरकत को देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद 2 सिक्योरिटी टीम दोनों तरफ से बड़े दरवाजे से भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि मैम, हमें आपके डिसीजन मिल चुके हैं, हम अभी से हटाते हैं। बिना किसी देरी के यी चेंग को खींच करके उसे निकालने लगे और वहां पर वो विरोध करता हुआ चिल्लाता रहा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जानबूझकर उठाकर बाहर फेंक दिया। लियू की गाड़ी के पास खींचा और एक गार्ड ने उसे पकड़ करके उठा के बाहर फेंक दिया। प्लीज आप गाड़ी में बैठिए मैम। दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और लियू रुआन को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। यी चेंग चिल्लाया, रुआन ऐसा मत करो प्लीज, एक बार मेरी बात कर सुन लो, मुझे एक मौका दे दो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। यी चेंग के घुटने पूरी तरीके से जवाब दे चुके थे। अगर वो 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे दोनों तरफ से पकड़कर नहीं रखते तो खुद को रोक नहीं पाता और वहीं घुटनों के बल बैठ जाता। रुआन, एक बार के लिए मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा और तुमसे एक और मौका दे दो प्लीज। अगर मैं जीत गया तो क्या हम बात कर सकते हैं? ये बात सुनकर के लियू रुआन, जो गाड़ी में बैठने वाली थी, वो तुरंत एकदम से रुक गई। यी चेंग, मैं अब तुम्हें किसी भी हाल में कुछ चाल नहीं चल दूंगी। तुम्हारे साथ साथ बैकअप मैं पहले ही कर चुकी हूँ। वो बिला तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है और अब तुम दोबारा मेरे पीछे मत आना। मोबाइल की स्क्रीन उस अंधेरी अंडरग्राउंड पार्किंग में हल्की सी चमक रही थी और उसमें मैसेज टाइप हो रहा था, इस बार कंपटीशन में तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी भी तरीके से मैं वो तुम्हें कंपटीशन बर्बाद नहीं करने दूंगी और तुम्हें वो चीज़ नहीं लेके जाने दूंगी जो लाओ की है और किसी भी कीमत पर अब वही जीतेगा। मैंने भी ये सोच रखा हुआ था कि इस बार कंपटीशन जियांगचेंग में होगा। कुछ दिन बाद कंपटीशन शुरू हुआ, लेकिन इस कंपटीशन में अचानक एक हादसा हो गया। स्कूल की लैब में हुए हादसे के बाद से लगभग पूरे कॉलेज के लोग, यहाँ तक कि शेन यूचू को भी पता चल गया था कि मैं देश की एक जानी मानी मेडिकल कंपनी के खानदान की इकलौती वारिस का एक्स हस्बैंड हूँ। इस बार सब लोग मुझसे न केवल दूर हो रहे थे बल्कि मेरे लिए एक नई मुसीबत भी खड़ी कर रहे थे। हर किसी को मेरे प्रति रवैया बदल गया। कुछ लोग दूर होते तो कुछ लोगों को इस बात का डर था कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं, तो कुछ लोग करीब आते ताकि उन्हें कोई फायदा मिल सके। लेकिन शेन यूचू अभी भी पहले जैसी ही थी। हम दोनों इस बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। हम हमेशा की तरह ही एक दूसरे से मिलते। मुझे पता है कि शेन यूचू मुझे पसंद करती है, लेकिन उसने कभी इस बात को सामने नहीं आने दिया और मैंने भी ऐसा दिखा जैसे कुछ पता ही ना हो। हम दोनों बस नॉर्मल तरीके से बातें करते और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इस बार जियांगचेन वापस आते समय शेन यूचू ने मेरे साथ आने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने अपनी खोई हुई चीज़ को अकेले वापस पाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं किसी की भी मदद नहीं लूंगा। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब कुछ जियांगचेन में है और ऐसा भी नहीं कि मैं लियू रुआन से डिवोर्स लेने के बाद से कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। कंपटीशन 2 दिन का है। पहले दिन का थ्योरी है और एग्जाम है और दूसरे दिन प्रैक्टिकल लैब है। कंपटीशन शुरू होने के एक दिन पहले जियांगचेन के फर्स्ट हॉस्पिटल के डीन ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट किया और हाल चाल पूछा, फिर मुझसे डिनर के लिए इनवाइट किया। काफी सोचने के बाद मैं उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया और वहां पहुंच गया। लेकिन जब मैंने ये सोचा ही नहीं था कि जियांगचेन के फर्स्ट हॉस्पिटल के डीन के अलावा वहां पर मेडिकल फील्ड के लगभग बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जो कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे और सभी वहां पर मेडिकल फील्ड के बारे में ही बातें कर रहे थे। डिनर के दौरान मुझे कोई परेशान नहीं किया और ना ही किसी ने कोई खास ध्यान दिया। बस सभी प्रोफेशनल मेडिकल जुड़े टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थ्योरी को लेकर के प्रैक्टिकल तक लगभग हर प्रोफेसर ने अपने व्यूज शेयर किए। यहाँ तक कि कंपटीशन वाले दिन जब मुझे एग्जाम की क्वेश्चन पेपर मिला तब जाकर मुझे असली वजह समझ में आई थी। इस कंपटीशन का असली टॉपिक वही था जिस पर कल रात सभी प्रोफेसर डिस्कस कर रहे थे, थ्रोट ट्यूमर। मुझे समझ आ गया कि शायद ये भी लियू रुआन की ही एक नई चाल थी। अगले दिन कंपटीशन शुरू हो गया। जानबूझकर के मुझे हिंट दिए गए। मैं कुछ देर के लिए चुप रहा। जाहिर है मैं समझ गया था कि ऐसा क्या था। लियू रुआन वह इंसान ही है जो कुछ वो चाहती है वो हर हाल में उसे पा करके रहती है, लेकिन इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने देना चाहता था। मैंने खाली पेपर जमा कर दिया। दूसरे दिन प्रैक्टिकल में मौजूद तो था, लेकिन मैं जानबूझकर के इतनी गलतियां कर रहा था कि मेडिकल स्टाफ मुझे बार बार टोक रहा था। मैं समझ रहा था कि वो जानबूझकर मुझे जिताना चाहते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर के उन सभी की बातों को अनसुना कर दिया, जैसे मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैंने सीधा अमेरिका की टिकट बुक कर ली। यहाँ
यहाँ हर चीज़ मुझे बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि जानबूझकर मुझे जिताने की कोशिश की जा रही थी। भले ही मुझ में काबिलियत थी, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने फ्लाइट में बैठने से ठीक 1 सेकंड पहले मुझे एक बार ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन आया, जी मिस्टर, आप यहाँ पर जीत चुके हैं, आपको बधाई हो, आपने इस कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता है। बहुत अफसोस की बात है कि आप बिना मेडल लिए ही चले गए, लेकिन हम आपको मेडल सर्टिफिकेट और प्राइज़ आपके अमेरिका वाले एड्रेस पर भेज देंगे। मुझे बस एक अजीब सी हंसी आ रही थी कि क्या बकवास है, जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो मैं गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता हूँ। मैं समझ गया कि ये लियू रुआन का किया हुआ है। ऐसा महसूस होता है जब आपको जबरदस्ती किसी मुकाम पर पहुंचाया जाता है। मुझे समझ में आ रहा था कि कितनी बकवास फीलिंग है। मैं बस इतना कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं जल्दी से फ्लाइट में चढ़ गया। उन 10-12 घंटों में मुझे यही लगा कि ये सब एक अजीब सा मजाक था। जब मैं फ्लाइट से उतरा और स्कूल पहुंचा तब शैन्युची का फोन आया, लाओ क्या तुम्हें पता है कि इंटरनेट पर स्नैप पे क्या चल रहा है? तुम्हारे इंटरेस्टिंग चांद यहाँ पर आए हुए हैं और तुमने क्या किया है? वो जो रिसर्च पेपर तुमने चोरी किया था ना, वो जो ई चेंग था, वो इस कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ था। और अभी अभी मुझे पता चला है कि इंटरनेट पर उस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारी शिकायत की है कि उसने इल्जाम लगाया हुआ है कि तुमने गलत तरीके से मेडल जीता हुआ है। उसने कंपटीशन के दौरान तुम्हारे पेपर्स और प्रैक्टिकल का वीडियो भी इंटरनेट पर डाला हुआ है और तुम्हारी काफी बदनामी हो रही है। लाओ तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर में हो क्या रहा है। मैं तुम्हारी काबिलियत को जानती हूँ, एक मामूली गले के ट्यूमर की सर्जरी के लिए तुम इतनी गलतियां तो नहीं कर सकते हो, और तुम तो इस मामले में काफी एक्सपर्ट हो, तुमने कितने कॉम्पिटिशन जीते हुए हैं, तो फिर ये क्या है? मैंने तुरंत अपना कंप्यूटर खोला और उस न्यूज को देखने लगा। मैं कंप्यूटर का माउस चलाते हुए यहाँ पर सारी चीजों को देख रहा था। मेडिकल फोरम पर चल रही उन सब खबरों को देखने लगा। ये बहुत अजीब है कि मैंने पेपर खाली छोड़ दिया, लेकिन फिर भी जानबूझ करके फोरम ने मुझे गोल्ड मेडल दे दिया। और यहाँ तक कि अब ये बात भी अफवाह फैल चुकी है। मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी दूसरे के सहारे मुझे ये चीजें मिले जो मेरी है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बस इन सब के बीच घसीट लिया गया। ठीक उसी समय मेरे फ़ोन की घंटी बजी। अचानक एक अजीब से नंबर से मेरे से कॉल आया। उसमें लिखा हुआ था कि ली जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब यहाँ तक बात पहुँचाएगी। फोरम पर ये चंग ने शिकायत की है, मैंने तुरंत उस पर कार्यवाही करूंगी। मैं भरोसा दिलाती हूँ कि इस पर तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बार के अवार्ड को लेकर तुम बेफिक्र रहो, मैं इसमें कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। उसकी आवाज़ बार बार काँप रही थी। मैं समझ रहा था कि सब कुछ क्या चल रहा, लेकिन मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी कि लियू रुआन, ये दुनिया बस अब एक मजाक बन चुकी है और कुछ भी नहीं। इस वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि मैंने लियू रुआन का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को फोन किया और उन्होंने बताया कि मैंने जब कुछ लिखा नहीं है तो आपने मुझे अवार्ड कैसे दे दिया, मैं ये अवार्ड नहीं लेना चाहता हूँ। उसके तुरंत बाद मैंने अवार्ड छोड़ने के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्लैक्स किया और उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नहीं लिखा और मैंने प्रैक्टिकल में भी गलतियां की हैं, जैसे कि उम्मीद थी। कुछ देर बाद लियू रुआन का एक और मैसेज आया। उसने लिखा कि जी लाओ, मुझे सच में माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे कॉलेज के लिए कुछ नए इक्विपमेंट डोनेट कर दूंगी। और हाँ, मैंने जहांगीर के हॉस्पिटल से भी कह दिया है कि वो साल में आखिरी दिन तुम्हें इस कंपटीशन में फिर से करें और तुम्हें इस बार अच्छे से करना होगा। इस बार मैं खुद ये चंग पे पूरी नजर रखूंगी और पक्का कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। इस मैसेज को देख करके मुझे बस हंसी आ रही थी कि क्या बकवास है। बहुत कुछ सोचने के बाद मैंने आखिर में उसे जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। मैसेज भेजने के तुरंत बाद मैंने लियू रुआन का वह नंबर ब्लॉक कर दिया। तभी मेरे फ़ोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन टोन बजी और एक अनजान नंबर से मैसेज आया। यह लियू रुआन ही थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन मैं साथ ही खुद को बेहद लाचार पा रहा था। मैं उसे लगातार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था और वो लगातार बार बार माफ़ी और वादों के मैसेज आ रहे थे। बैंक कार्ड में पैसे आने की नोटिफिकेशन और मैसेज आ रहे थे। साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन भी मुझे लगातार पूछ रहे थे। ये वही ज़िंदगी थी जो मैं पाना चाहता था, लेकिन अब ये सिर्फ मुझे एक बोझ लग रही थी, सिर्फ एक रुकावट, सिर्फ एक सिरदर्द। पहले मेरी परेशानी ये थी कि मैं लियू रुआन का दिल कैसे जीतूं, लेकिन अब मेरी परेशानी ये है कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं और उसके इस दम घुटने वाले कंट्रोल से खुद को आजाद कैसे कराऊं। मैं जानता हूं कि ब्लॉक या डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है। लियू रुआन के पास पावर भी है और पैसा भी है। नंबर बदलने के लिए उसके लिए बहुत मामूली बात है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा उससे कोई सामना कभी हो ही ना। मैं खिड़की के पास खड़े होकर काफी देर तक सोचा। पहले मैंने सोचा कि शैन्युची को मैसेज का जवाब दूं, उससे बताया कि ठीक हूं, मैंने जानबूझ करके मैच हारा हुआ हूं। इसके बाद मैंने लियू रुआन का वी चैट फिर से ऐड कर लिया और मैंने उसे मैसेज भेजा कि मेरे लिए अमेरिका की ये चंग जाने वाली जो फ्लाइट है उसे जल्दी जल्दी उसकी टिकट बुक कर दो, हम आमने सामने बैठ करके बातें कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं और क्या मुझे जाना भी चाहिए या फिर नहीं। बी चैट लगातार टाइप कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ मिनटों के बाद लियू रुआन ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्लाइट का इंतजाम करती हूँ। तुरंत बाद एक स्क्रीनशॉट आया। लियू रुआन ने मुझे वापस एक पूरा प्राइवेट जेट ही बुक कर दिया था। मैंने ज्यादा नहीं सोचा, बस मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि साफ साफ बात कह दूंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यहीं पर ये शायद सब कुछ खत्म भी हो जाएगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि मैं अमेरिका में जाकर के अच्छे से पढ़ाई करना चाहता हूँ, अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहता हूँ और अपनी बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं उन्हें खत्म करके एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चाहे जियांगचेन वापस जाना हो, अमेरिका में रहना हो या फिर किसी भी जगह, मेरे पास रहने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ देखना है। अब मुझे इस दुनिया में देखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि मैं अब अपनी एनर्जी को उस औरत पर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ और किसी भी कीमत पर अब मैं उससे कोई प्यार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे लियू रुआन से कोई लगाव नहीं था और ना ही कोई परवाह थी। लियू रुआन बहुत पहले ही एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रही थी।
लेकिन किसी भी कीमत पर अब मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था और ना ही अब मैं उसे कोई प्यार करना चाहता था। उसे देख करके मुझे कुछ महसूस भी नहीं हुआ था। असिस्टेंट ने उसे बताया कि यीचिंग ने ना जाने किस तरीके से इस बार के फोरम कंपटीशन की जी बोधक जितनी भी आंसर शीट और वीडियो थी वो हासिल कर ली थी, यहाँ तक कि उसने उसे बेहद जानी मानी मेडिकल फोरम में पब्लिश भी कर दिया। लियो रुआन अथॉरिटी के मेडिकल फोरम में जाने ही वाली थी कि उसके जाने से पहले उसका ये सुनने के बाद से खून खोल उठा था और एक झटके में दिमाग पर इतना गुस्सा चढ़ गया कि उसे गुस्से के मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि मोबाइल पकड़े हुए हाथ भी लगातार कांप रहे थे। उसे गुस्सा आ रहा था, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या इस आदमी का, क्या मैं इसे मार डालूं? ऐसा लग रहा है कि मुझे फिर से कोई गड़बड़ हो चुकी है, चाहे जी बोधा को ब्लैक पेपर सबमिट करना हो या फिर कुछ ना करना हो। लेकिन उससे समझ नहीं आ रहा था कि अब जानबूझ करके कोई अवार्ड ना लेने का मकसद क्या हो सकता है। शायद वो खुद से ही गुस्सा था। शायद लियो रुआन भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि वो बार बार अपना फोन इस तरीके से काट रहा है। ये चेक कर रही थी कि क्या कोई नया मैसेज आया है, लेकिन अफसोस कोई मैसेज नहीं आया था। लियो मैडम, आप अभी रनवे एरिया में नहीं जा सकती हैं, प्लीज आप पिकअप पॉइंट पर ही रहिए और इंतजार कीजिए। आज एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ ने कम से कम 3 बार उसे रोका हुआ था। फिर से वही मना करने वाला जवाब मिलने के बाद से लियो रुआन को वापस अपनी जगह पर लौटना पड़ गया। वो बस एक पल बिताने का इंतजार कर रही थी और उसके बिना उसे एक पल बिताना भी मुश्किल पड़ रहा था। फ्लाइट सुबह करीब 3 बजे लैंड होने वाली थी, लेकिन लियो रुआन की आंखों में बिल्कुल भी थकान नहीं थी। सुबह के 3 बजे एयरपोर्ट पर काफी पैसेंजर्स थे। आखिरकार आने जाने वाले लोगों की भीड़ में उसे अनजाने में ही जी बोधा को ढूंढ लिया। उसके पास कोई सामान नहीं था, बस एक छोटा सा हैंड बैग था और ऐसा लग रहा था कि उसका लंबे समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था। करीब 1 साल के अंदर ही जी बोधा पूरी तरीके से बदला हुआ लग रहा था। वो पहले से काफी ज्यादा थका और सुस्त लगता था, लेकिन आज वो सिंपल और कैजुअल कपड़े में काफी अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक दिख रहा था। मैंने भी सिर उठा करके लियो रुआन को देखा। लियो रुआन ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी और वो एक कदम भी नहीं चल पाई। उसने झिझकते हुए अपना हाथ हिलाया, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और धीरे से कहा कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे सुनाई ही तक नहीं पड़ी और मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जब मैं भीड़ को हटाते हुए बिना कोई रिएक्शन दिए उसकी तरफ बढ़ा तो वो पूरी तरीके से उसे ऐसा लग रहा जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों बचे हुए हैं। उसकी बाहों में थोड़ा सा वो फैला ले रही थी ताकि वो मुझे गले लगा सके, लेकिन मैं उसके करीब 1 मीटर की दूरी पर आकर के ही रुक गया। लियो रुआन ने खुद पर ही एक फीकी मुस्कान दी और उदास होकर के अपने हाथों को नीचे कर लिया। फिर वो मुझे एयरपोर्ट के बाहर ले गई और अपनी गाड़ी में बैठाई। गाड़ी में बैठे हुए आगे की सीट पर बैठे हुए ड्राइवर ने पूछा कि हमें कहाँ जाना है मैम, हम कहाँ जा रहे हैं? लियो रुआन ने थोड़ा देर सोचा और फिर कहा कि कहीं नहीं, सीधा घर ले चलो। काफी देर सोचने के बाद जिस तरह से उसने कहा कि घर चलो और चल करके सीधा हमें घर पहुंचकर बातें करनी है, किसी भी होटल मत लेके जाना। ड्राइवर ने शीशे की तरफ देखा और चेहरे में साफ हैरानी दिख रही थी। वो पूछना चाहता था कि घर, लेकिन कौन सा घर, सर के घर या मैम के घर? लेकिन फिर उसने जब मुझे देखा तो समझ आ गया उसे कि कौन से घर लेके जाना है। तभी उसने कहा कि ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। लियो रुआन ने आंखें उठाकर देखा और मेरी तरफ उसने कहा कि जो उस दिन हुआ है उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज बहुत कांप रही थी, उसमें साफ नजर आ रहा था कि उसे बहुत शर्मिंदा है। मैंने कहा कि मुझे मेरे घर छोड़ दो, बस आधे घंटे का रास्ता है, हमारी बात पूरी होने के लिए इतना वक्त काफी है। लियो रुआन की आंखें उस पर उदास हो गई। उसने कहा कि हमारे घर, मैंने मना कर दिया उसे। तभी उसने अपने हाथ से इशारा किया और ड्राइवर को मेरे घर ले जाने के लिए कहा। जब गाड़ी हाईवे पर पहुंची तो हम धीरे धीरे बात करना शुरू कर चुके थे। मैं तुम्हें पहले ही साफ मना कर चुका हूँ, तुम फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई? ये सुनते ही लियो रुआन का दिल जैसे एक पल के लिए थम गया कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। वो घबरा गई। उसने कहा कि मैं तो बस माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि माफी माई फुट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे एक भी फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों पहले अलग हो चुके हैं और रही बात फॉरम की तो तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लियो रुआन का गला बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। मैंने मुड़कर देखा और लियो रुआन का चेहरा एकदम उतरा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला वो घमंड गायब हो चुका था और एक अजीब सा दुख और दर्द साफ दिख रहा था। मैंने कहा मुझे तुम्हारी पावर या तुम्हारी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मुझे लाइफ में कुछ चाहिए होगा तो मैं उसे खुद हासिल कर लूंगा, मेरे पास इतनी काबिलियत है। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी, बिना किसी उतार चढ़ाव के मैंने साफ कह दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और साफ साफ कह रहा हूँ कि 3 साल पहले जो कुछ हुआ वो बीत चुका है। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जब मैंने तुमसे शादी की थी और तब मैंने प्यार करना चाहता था, मैं चाहता था कि हम एक दूसरे के साथ रहें। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता था, मैंने तुम्हारे प्यार पाने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन 3 साल बाद जब मैं तुमसे डिवोर्स लिया तो तुम मेरे प्यार के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी थी और अब मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और तुम्हारे प्यार की जरूरत भी नहीं है। इसलिए अब इस रिश्ते के लिए मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ये मेरा अपना फैसला है। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। लियो रुआन, क्या तुम जानती हो मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से थी? मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस चीज से थी कि मैं तुमसे इतना प्यार करता था, मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए क्या नहीं किया। लियो रुआन एकदम से हैरान रह गई मेरी बातें सुन करके। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक पल के लिए भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे इस ईगो से है। पिछले 3 सालों में तुम अपनी ही दुनिया में जी रही थी, उस पल में अटकी हुई जब वो ये चैंग तुम्हें पूरी तरीके से छोड़कर चला गया था। तुम्हें ये तक नहीं फर्क पड़ रहा था कि तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला भी है नहीं। तुम्हें चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, तुम्हें कभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। 3 साल बाद भी तुम वैसी ही मतलबी हो, इतनी मतलबी जो
ऐसा इंसान है जो आजाद होना चाहता है, उसे आजाद भी नहीं होने दे रही हो, उसे भी जबरदस्ती अपने पास रखना चाहती हो। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ और आजादी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास इस मतलबीपन की वजह से तुम मुझसे वो भी छीन रही हो। इस बार फोरम में मैं जीतना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इस मतलबीपन की वजह से मैं वहां पर भी जीत नहीं पाया। तुम इतनी मतलबी हो कि तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तुम्हारी वजह से मैंने प्राइज खो दिया जो मेरा होना चाहिए था। तुम्हारे इस मतलबीपन की वजह से मेडिकल फील्ड के सभी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे अवार्ड सब बेकार हो चुके हैं, बातें बना रही हो। शायद तुम उन्हें कुछ समय के लिए दबा भी दो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि परमानेंट खत्म हो जाएगा? तुम्हें यी चैंग के सामने साथ रहना चाहिए था, क्योंकि तुम दोनों अंदर से एक जैसे हो, बिल्कुल मतलबी। तुम्हारा अभी भी वो मतलबी बॉयफ्रेंड तुम्हारे पीछे, तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? ये तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारा मतलबीपन है, क्योंकि तुम बस अपनी मर्जी से मुझे वापस पाना चाहती हो। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, और तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं तैयार हूं या नहीं, मैं कुछ चाहता हूं या नहीं, मुझे कुछ चीज की जरूरत है या नहीं, तुम्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी बातें सुन करके उसे अंदर तक झंझोर रही थी। उसे लगातार मेरे इस प्यार का एहसास हो रहा था कि उसे लगता था कि शायद मेरा उसकी फीलिंग सच्ची है, लेकिन इस वक्त जब मैं उसे ये सब कुछ बोल रहा था तो उसे समझ में आ रहा था कि ये सब उसे ढोंग है। प्यार के नाम पर ये सब एक धोखा है। उसका पर्दा इतने जल्दी उठ गया कि वह खुद हिल भी नहीं पा रही थी। बस सोचने लगी कि आखिर क्या है, क्या ये सच में प्यार है भी, या ये मेरा मतलबीपन और जिद है। जी लाओ, मुझे माफ कर दो, फोरम में जो कुछ भी वो मेरी गलती थी। लियो राव ने अपना सिर झुका करके एक एक शब्द रुक रुक कर बोला, लेकिन फिर एंड में वो एकदम से रुक गई। उसने मुझे रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि उसके पास रोकने की कोई वजह ही नहीं बची थी। जो पुराना घर जल्द ही आने वाला था। आधे घंटे की बातचीत यहीं पर खत्म होने वाली थी, और ये बहुत ना तो लंबी चली ना बहुत छोटी। गाड़ी रास्ते के किनारे पर आकर रुक गई। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और नीचे उतरने वाली ही थी कि लियो राव अचानक से मुझे गले लगा लिया। लियो राव ने मुझे पकड़ते हुए कहा जैसे कोई बहुत कीमती चीज वो संभाल रही हो। उसने कसकर मेरी कमर को पकड़ लिया। वह मेरी गर्दन के पास आकर के मेरी जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर रही थी। उसने कहा कि क्या मेरी इस मर्जी से क्या तुम डॉक्टर बन सकते हो? क्या तुम एक बार के लिए मुझे माफ कर सकते हो? मेरे इस मर्ज का डॉक्टर बन जाओ। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मुझे एक मौका दे दो, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। और ये मेरी जिद नहीं है, बल्कि मेरा प्यार है। उसने सारी बातें बहुत ही हिम्मत जुटाकर कही हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। बस मैंने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे और कहा धीरे से कि खुद से मुझसे दूर हो जाओ। लियो रॉन, अब मुझे रुकने की हिम्मत नहीं करो। ज्यादा बेहतर है कि हम दोनों अलग रहें। क्या मैं तुमसे फिर से कांटेक्ट कर सकती हूँ एक बार के लिए? बस मुझसे बात तो करो। लियो रॉन ने गाड़ी का दरवाजा पकड़ते हुए ये बात पूछी। मैंने अपने मेन गेट के पास पहुंचा और गाड़ी से उतरने के बाद मैंने उससे बस एक बात कही कि एक बात याद रखो कि जो कुछ पहले हुआ है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। पूर्व के आसमान में सुबह की पहली किरण काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और मेरा दिल पूरी तरीके से एक आजाद परिंदे की तरह लग रहा था, और मुझे काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था। मैंने बस उसे एक बात कहा कि दोबारा मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना, हम लोग अब दोबारा कभी एक नहीं हो सकते हैं। लियो रॉन का दिल वहीं पर बैठ गया और वो रोती रही।